हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड राम राम टू एवरीबॉडी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डिजीज ऑफ द पेरिकार्डियम के बारे में बताऊंगा। और जो सबसे कॉमन डिजीज यहाँ पर पूछा जाता है वो पेरिकार्डियल एफ्यूजन है, दैट इज फ्लूइड एक्यूमुलेशन आउटसाइड द हार्ट इन द पेरिकार्डियल स्पेस। देखिए, इसके दो इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जो आपने अपने हॉस्पिटल्स में देखे भी होंगे। या तो वो टीबी की वजह से हो सकता है, या हो सकता है कि हमारा जो पेशेंट है वो एक सिगरेट स्मोकर है, उसे लंग कैंसर हुआ और वो लंग कैंसर फैल गया, वो स्प्रेड करके हार्ट के आसपास आ गया, मतलब पेशेंट को डेवलप हुआ मैलिग्नेंट पेरिकार्डियल एफ्यूजन। तो ये द इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम पेरिकार्डियल एफ्यूजन वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। और बहुत बार तो क्योंकि इनका डायग्नोसिस टाइम पर नहीं होता या पेशेंट ही हमारे पास लेट आते हैं, तो इस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता रहेगा। ये फ्लूइड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हार्ट को बाहर से दबा देगा, और इतना ज़्यादा दबा देगा कि हार्ट के अंदर जो ब्लड की फिलिंग होनी होती है वो हो ही नहीं पाएगी। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है नॉर्मल हेमोडायनामिक्स में कि इस टाइम पे जब आप कंफर्टेबली बैठ के मुझे सुन रहे हैं, तो आपके हार्ट के वेंट्रिकल में 130 ml ब्लड आता है, जिसे हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन अगर हार्ट के ऊपर बाहर से प्रेशर होगा, तो बाहर से प्रेशर की वजह से ये जो अमाउंट है ये लेस हो जाएगा। अगर ये अमाउंट लेस हो गया तो अगर इनपुट कम है तो आउटपुट भी कम हो जाएगा और बीपी क्रैश कर जाएगा। देयरफॉर पेरिकार्डियल एफ्यूजन का जो बड़ा भाई है, जो ज़्यादा डेंजरस डिजीज है, उसका नाम है कार्डियक टैम्पनार्ड। एंड देयरफॉर हमारा जो फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में वो मेनली दो डिजीजेस पे रहेगा, दैट इज पेरिकार्डियल एफ्यूजन एंड कार्डियक टैम्पनार्ड। विद दीज वर्ड्स अब बेसिक बेसिक एस्पेक्ट्स भी पढ़ लेते हैं। देखिए, जो हमारे हार्ट के आसपास की कवरिंग होती है, जो झिल्ली होती है, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं और इसके दो लेयर्स होते हैं। वो लेयर्स आप एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं। एक का नाम होता है विसरल पेरिकार्डियम और दूसरे का नाम होता है पैराइटल पेरिकार्डियम। और आपने ये याद करना है कि ये दोनों बेसिकली एक कवरिंग बनाते हैं जिसके अंदर लुब्रिकेशन के लिए फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसका नाम पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। देखिए, जैसे हमारे जॉइंट्स में, जैसे हमारा नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, उनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है लुब्रिकेशन के लिए, क्योंकि जॉइंट्स में मूवमेंट हो रही होती है। वैसे ही हार्ट में भी क्योंकि कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रही है, तो लुब्रिकेशन पर्पसेस के लिए हम सबके हार्ट के आसपास देयर विल ऑलवेज बी अ फ्लूइड प्रेजेंट, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। देयरफॉर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मली कितना होता है, क्योंकि अगर बढ़ जाएगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हार्ट क्रश होना शुरू हो जाएगा और कार्डियक टैम्पर्ड हो सकता है। तो जो नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड हम लोगों के हार्ट के आसपास है, उसको हम इकोकार्डियोग्राफी से देख भी सकते हैं। देखिए, इकोकार्डियोग्राफी जो है वो हार्ट के वैल्व्स को स्टडी कर सकती है, वो वेंट्रिकल के चैम्बर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। हार्ट की बनावट में या स्ट्रक्चर में या वाल्व में कभी भी दिक्कत हो जाए तो इकोकार्डियोग्राफी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन रहती है। देयरफॉर अगर आपसे पूछा भी जाए कि भाई पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो गया टीबी की वजह से, टीबी का डायग्नोसिस के लिए तो स्पेशलाइज्ड टेस्ट करेंगे, सीबी नेट करेंगे, जो अलग से टीबी में मैंने कवर किया हुआ है। लेकिन हार्ट के आसपास अगर नॉर्मल से ज़्यादा फ्लूइड प्रेजेंट है तो पता कैसे लगाएंगे? इकोकार्डियोग्राफी से। और नॉर्मल आदमी के हार्ट के आसपास कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है? तो तकरीबन 20 से 50 ml होता है। वो रेंज इसलिए है कि देखिए, जैसे मेल्स हैं, मेल्स में हार्ट का साइज ज़्यादा बिग होता है तो हार्ट के आसपास फ्लूइड भी ज़्यादा होगा। एंड लेट अस अज्यूम कि एक फीमेल है जिसकी हाइट अबाउट 5 फीट है, तो वुमेन में तो वैसे भी हार्ट का साइज छोटा होता है, एंड देयरफॉर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट है वो भी लेसर होगा। और अगर ये अमाउंट बढ़ना शुरू हो गया, जिसका रीजंस मैंने बोले, या तो वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम, आई मीन कॉजेज तो मैं और भी आपको बताऊंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में या तो वो एक्स्ट्रा पल्मरी टीबी होगा, क्योंकि यूजुअली तो टीबी लंग्स को इन्वॉल्व करती है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा पल्मरी ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है या फिर कैंसर स्प्रेड कर गया, मैलिग्नेंट पेरिकार्डियल एफ्यूजन, वो दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से ये टॉपिक पूछा जाता है। और अगर अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पर बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, तो इवन जो एक्सरे है, उस एक्सरे में जो हार्ट है वो काफी ज्यादा बिग दिखाई देगा। जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे या इस एक्सरे के रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि नॉर्मली तो जो कार्डियक बॉर्डर्स होते हैं, यहाँ पर कार्डियक बॉर्डर्स काफी ज्यादा बिगर, या हार्ट काफी ज्यादा बिग लग रहा है। वो हार्ट बिग नहीं है, वो हो क्या रहा है कि हार्ट के आसपास जो पानी एक्यूमुलेट हो गया है टीबी की वजह से या कैंसर की वजह से, वो ये एक सूडो अपीयरेंस ऑफ कार्डियोमेगेली कर रहा है। देखिए, मैंने सूडो वर्ड इस वजह से बोला क्योंकि नॉर्मली तो हम जाते हैं कार्डियोमेगेली हार्ट फेलियर में होती है। भाई, कार्डियोमेगेली हम कहाँ पढ़ते हैं? हार्ट फेलियर के केस में। कार्डियोमेगेली हम पढ़ते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स में। लेकिन यहाँ पर आज हार्ट के मसल में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो हार्ट के जो आसपास का जो फ्लूइड का लेवल है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर की इरिटेशन हो रही थी टीबी की वजह से या लंग कैंसर के सेल्स की वजह से। तो यहाँ पर ये जो एक्सरे अपीयरेंस
जो चेस्ट एक्सरे में, सी एक्सरे में यहाँ पे दिखाया गया है, उसका बड़ा क्लासिकल सा नाम रखा जाता है, दैट इज वाटर बॉटल अपीयरेंस, या वाटर बॉटल अपीयरेंस की जगह पे एक और अल्टरनेटिव नाम भी आपने किताबों में पढ़ा होगा, मनी बैग अपीयरेंस। तो ये क्लासिकल से टर्म्स हैं जो कि कई बार क्वेश्चंस में लिखे हो सकते हैं। वो आपसे ऑब्वियसली ये किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, वाटर मतलब ये बड़ा अनलाइकली है कि वो आपसे पूछेगा वाटर बॉटल हार्ट इज सीन इन या मनी बैग अपीयरेंस इज सीन इन, क्योंकि नाम से ये अंदाजे से निकाल लोगे ना, वाटर बॉटल मतलब वाटर है हार्ट के आसपास, तो आदमी अंदाजे से थोड़ा वर्कआउट कर ही लेता है पेरिकार्डियल एफ्यूजन। सो इट इज अनलाइकली कि वो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग आपसे पूछेगा, लेकिन हाँ, जो नर्सिंग इंटरवेंशंस हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि बहुत बार तो इन पेशेंट्स में अगर टैम्पर्ड हो जाता है तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो मैंने कवर करी हुई है, और उस पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड व्हाट यू लर्नड एट द मोमेंट इज कि भाई हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं डिजीजेस ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, उसमें एक पॉसिबिलिटी तो यही हो सकती है कि जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है उसमें इन्फेक्शन आ गया, वो इन्फेक्शन टीबी की वजह से आ सकता है। तो देयरफॉर मैं वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शन प्रेज़ेंट हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे कोई बच्चा है, उसको रोमैटिक फ़ीवर हुआ। रोमैटिक फ़ीवर आप जानते हैं पहले बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है, बच्चे में सोर थ्रोट होते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस होता है, और उसके बाद में हार्ट में एशकॉफ नोड्यूल्स बन जाते हैं। वो एशकॉफ नोड्यूल्स हार्ट के आउटर मोस्ट लेयर में पेरिकार्डियम में डेवलप हो सकते हैं, पेरिकार्डियम को इरिटेट कर सकते हैं। तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के कारण क्या होते हैं, तो हमेशा इन्फेक्शन नहीं होता। इन्फेक्शन की जगह पे वो इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग या सूजन भी हो सकती है, और इन्फ्लेमेशन का मैंने कारण बताया, रूमेटिक फीवर जो कि बच्चों में मिलता है, जिसमें जो एशकॉफ नोड्यूल्स होते हैं वो पेरिकार्डियम का इरिटेशन करेंगे, जिसकी वजह से बच्चे को चेस्ट पेन के मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं। तो हमें इस वीडियो में एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के बारे में स्टडी करना है। पेरिकार्डाइटिस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस इरिटेशन होती रहती है, तो हार्ट के आसपास फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर अमाउंट ऑफ फ्लूइड 50 ml से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं, और पेरिकार्डियल एफ्यूजन अगर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो हार्ट को बाहर कंप्रेस ही करना शुरू कर दे और दबा दे, तो उसको हम कार्डियक टैम्पोनाड बोलते हैं। कार्डियक टैम्पोनाड बेसिकली एक इमरजेंसी है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का वो क्रैश कर जाएगा और हमें अर्जेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी पड़ेगी। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बार जब टीबी वाले पेशेंट्स में हम टीबी की दवाई खिलाते हैं तो टीबी तो ठीक हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई खिलाएंगे तो टीबी तो ठीक हो जाएगा, बट द बैड न्यूज इज कि पर्सन को हार्ट के आसपास कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है। आप सोचिए जैसे अंडे के आसपास एग का शेल होता है, वैसे ही हार्ट का ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है यहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया। ये जो कैल्शियम का यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसकी वजह से जो डिजीज यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा इस द सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, उसका नाम होता है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें 4 अलग-अलग बीमारियों के बारे में पढ़ना है। शुरुआत होती है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस से, फिर पर्सन को पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो सकता है, टैम्पर्ड हो सकता है, हमने फ्लूइड तो निकाल दिया, उसकी जान तो बचा ली, लेकिन टीबी के लिए तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देने पड़ेंगे। अब द गुड न्यूज़ इज़ कि एटीटी देने से आप टीबी तो ठीक कर लोगे, पर बैड न्यूज़ ये है कि टीबी कहीं पर भी हो जाए, बॉडी में कहीं पर भी टीबी हो जाए ना, जब वो ठीक होता है तो उस लोकल एरियाज़ में कैल्सिफिकेशन हो जाती है। जैसे लंग्स में अगर टीबी होती है तो कैविटी कर देती है। आप टीबी की दवाई दोगे, कैविटी कोलैप्स कर जाएगी, पेशेंट रिकवर भी कर जाएगा, लेकिन एक्स-रे में आज से 6 महीने बाद आपको कैल्सिफिकेशन मिलेगी। वैसे ही कैल्सिफिकेशन जैसे लंग्स में हो जाती है, वैसे ही हार्ट के आसपास हो जाती है, तो वो हार्ट को बाहर से एनकेस कर लेती है, लिमिट कर लेती है, और हार्ट के आसपास कैल्सिफिकेशन हो गई तो फिलिंग ऑफ ब्लड इन द हार्ट, क्योंकि हार्ट ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाएगा, तो फिलिंग ऑफ ब्लड इन द हार्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो डिजीज डेवलप होता है उसको कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। कॉन्स्ट्रक्टिव वर्ड बनाया ही इसलिए गया है कि वो दबाने के बताने के लिए कि ये हार्ट को, ऐसा नहीं है कि ये हार्ट को दबा रहा है, जैसे कार्डियक टेम्परमेंट में तो मैं बोला था हार्ट को दबा रहा है। कॉन्स्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि ये हार्ट की जो फिलिंग है, उस फिलिंग वाले प्रोसेस को, क्योंकि हमारा हार्ट का जो मसल होता है वो इलास्टिक होता है, वो रिलैक्स कर सकता है, वो डायलेट कर सकता है। अब अगर उसके आसपास कैल्सिफिकेशन है तो वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा, वो रिलेटिवली डायलेट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा अगले कुछ मिनटों में, टू स्टडी रिगार्डिंग दिस 4 पॉसिबिलिटीज। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट पेरिकार्डाइटिस से, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन चेस्ट पेन होती है। तो आपको एज अ नर्सिंग अफसर ये मालूम होना चाहिए कि कभी भी कोई पेशेंट अगर सबस्टर्नल चेस्ट पेन के साथ आ रहा है, ऐसे अपना पूरा हाथ छाती पे रख के या फिस्ट रख के चेस्ट पेन डिस्क्राइब कर रहा है, जिसको हम लेवाइन साइन भी बोलते हैं, तो आपने क्या क्या चीज़ें माइंड में आपके क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार तो आप ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा, और एमआई के 2 वैरायटीज होती हैं, दैट इज एसटी एलिवेशन एमआई और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई।
डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए ईसीजी के साथ-साथ में हम इवन कार्डियक बायोमार्कर्स कर सकते हैं। एक और कंडीशन जिसमें इसी प्रकार की चेस्ट पेन प्रेजेंट होगी पर बायोमार्कर्स नॉर्मल होते हैं, उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना हैज़ बीन डिस्कस्ड इन एंजाइना पार्ट 2। इसके अलावा एक और एंजाइना जिसमें एसटी एलिवेशन मिल सकती है, उसका नाम होता है प्रिंज़मेटल एंजाइना। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जिनमें सबस्टर्नल चेस्ट पेन होती है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इवन अगर किसी पेशेंट में आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट में इन्फ्लेमेशन है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट में इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तब भी पर्सन को चेस्ट पेन प्रेजेंट होगी, दैट इज एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। तो हम आगे पढ़ेंगे भी कि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की चेस्ट पेन एमआई की चेस्ट पेन से कैसे डिफरेंट होती है। भाई पेन तो पेन ही है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जिससे हम क्लिनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या सवाल में उसने मुझे एमआई की चेस्ट पेन के बारे में पूछा है या उसने सवाल में मुझे वायरल पेरिकार्डाइटिस, कोविड पेरिकार्डाइटिस के बारे में पूछा है। क्योंकि देखिए पेरिकार्डाइटिस जो है टीबी की, क्योंकि टीबी तो इंडिया में कॉमन है, तो पहले मैं टीबी बोल रहा था, लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा कि कोविड वाले पेशेंट्स को भी चेस्ट पेन हो रहा था और बहुत बार उनको हार्ट अटैक नहीं हो रहा था। भाई हमें लगा कोविड वाले को, कोविड कैन कॉज हार्ट अटैक ऑल्सो, इट कैन कॉज एमआई ऑल्सो, तो हमें लगा यार हार्ट अटैक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हार्ट अटैक, मतलब फॉर्चुनेटली हार्ट अटैक नहीं था, पर अनफॉर्चुनेटली उसको कोविड पेरिकार्डाइटिस हो गया। तो वायरसेस की वजह से भी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट रीजन जो कि टुवर्ड्स वीडियो लेक्चर्स में आगे आपको हाइपरटेंशन के साथ मिलेगा, जिसमें पेशेंट को सबस्टर्नल चेस्ट पेन हो सकती है, उसका नाम है आयोर्टिक डाइसेक्शन, जहाँ पे आयोर्टा का टियर होता है। तो टोटल मिला के ये 5 इंपॉर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस हैं जिनमें एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन प्रेजेंट हो सकता है। वो बात अलग है कि जीआई कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे बहुत बारी तो जो पेशेंट्स हमारे पास में आएंगे उन्हें गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है, या फिर उसको हम बहुत बारी रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस बोलते हैं। तो दैट विल यूजुअली रिस्पॉन्ड टू एंटासिड्स। उसमें हम पीपीआई देंगे, उसमें हम अगर डाइजीन जेल देंगे तो पेशेंट का चेस्ट पेन रिजॉल्व हो जाएगा, पर यहाँ पर स्पेसिफिक इंटरवेंशंस करनी पड़ेंगी। एंड आई नो ये थोड़ा सा रेपिटेटिव हो जाएगा, बट मैं फिर से आपको याद कराना चाहूँगा कि ये जो 3 टर्म्स मैंने लिखी हैं, एसटी एलिवेशन एमआई, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना, इन तीनों को मिला के जो टर्म बनती है उसको बोलते हैं एसीएस, दैट इज एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। और वो एमसीक्यूज में इससे कंबाइन करके पूछ सकता है कि भाई एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम विल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर आप रियलाइज करेंगे मैंने क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना वर्ड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में तो चेस्ट पेन एक्सरसाइज पे होती है, एक्सर्शन पे होती है, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एट रेस्ट। इसलिए इस पूरे डिस्कशन में इन पांचों वाली कंडीशंस में क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना नहीं आएगा। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना बेसिकली एथ्रोस्क्लेरोटिक नैरोइंग की वजह से होता है। अगर 70% ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाए तो एक्सरसाइज करने पे या फिर रनिंग करने पे पेशेंट को चेस्ट पेन के मैनिफेस्टेशंस आते हैं। लेवाइन साइन मतलब ये नहीं है कि एमआई हो गया, लेवाइन साइन सिर्फ ये है कि भाई एक डिफ्यूज चेस्ट पेन, पेशेंट से पूरा हाथ, तो मैंने डिफ्यूज बोला, तो डिफ्यूज चेस्ट पेन प्रेजेंट है। और ये फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज हैं जो कि क्वेश्चन में आगे आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर सोचनी होती है। सो एवरी टाइम यू रीड एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन, मतलब ये क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि सीधा एमआई मत सोचना। हो सकता है कि वो चाहता हो कि आप अनस्टेबल एंजाइना आइडेंटिफाई करें, क्योंकि उसमें ईसीजी में फाइंडिंग्स एसटी डिप्रेशन की होगी पर बायोमार्कर नॉर्मल होगा। और प्रिंसमेटल एंजाइना जो होता है वो इकलौता ऐसा एंजाइना होता है जिसमें एसटी एलिवेशन होता है पर बायोमार्कर्स नॉर्मल होते हैं। रिमेंबर एंजाइना में बायोमार्कर तो नॉर्मल ही होने। और एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में वो फिर बताएगा कि पेशेंट को पहले बुखार था, बट ट्यूबरक्लोसिस में लो ग्रेड फीवर होगा, कोविड होगा तो उसके साथ में ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होगी। तो वायरल पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है, या फिर पेशेंट को ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, या फिर एयोर्टिक डिसेक्शन में हाई ब्लड प्रेशर के बारे में वो बताएगा, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एयोर्टा में टियर हो गया। हैविंग सेड दैट, क्योंकि आजकल आपके नॉर्सेट एग्जाम में वो क्लिनिकल ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चंस देता है, इसलिए ज़रूरी था कि मैं सीधा आपको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस बताना शुरू कर दूं। मैं आपको पहले ओवरव्यू दूं कि क्वेश्चन की पहली लाइन में वो सेंट्रल चेस्ट पेन से शुरू करेगा, तो आपने अपना माइंड ओपन रखना है फॉर ऑल ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज। एंड देन फिर हम स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स देखते हैं कि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के सवाल को मतलब हम कैसे एमसीक्यू में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या रियली में हम क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं ताकि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का डायग्नोसिस फाइल पे आ सके। तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के जो इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं उनमें से बहुत बार तो कॉज पता ही नहीं चलता है, तो हम इडियोपैथिक बोलते हैं, लेकिन हम सीधा तो मेरे मरीज को नहीं बोल सकते ना कि भाई इडियोपैथिक कॉज है, हमें कारण नहीं पता। तो बाकी कॉजेज रूल आउट करने होते हैं। इंपॉर्टेंट कॉजेज जो रूल आउट करने होते हैं वो होते हैं जैसे कि वायरल पेरिकार्डाइटिस।
अब वायरल पेरिकार्डिटिस में मल्टीपल वायरसेस की वजह से ऐसा हो सकता है, और रिसेंटली 2021-22 में हमने देखा, 2020, 21 और 22 तक हमने देखा कि कोविड-19 कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ इवन पेरिकार्डिटिस। उसके बाद में इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इस वजह से ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मरी टीबी, क्योंकि देखिए नॉर्मली तो टीबी लंग्स को इन्वॉल्व करेगी, लेकिन यहाँ पे लंग्स से स्प्रेड करके हार्ट में आ सकती है, तो ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस भी हो सकता है। देन वुड बी मेटास्टेसिस। नाउ यहाँ पर एग्जामिनर को बहुत मौका मिलेगा डेटा डालने का, क्योंकि मेटास्टेसिस में वो पूछ सकता है कि भाई कौन से वाला जो कैंसर है वो हार्ट में आ गया, और वो हार्ट के आउटरमोस्ट लेयर को, पेरिकार्डियम को इरिटेट कर रहा है, तो इरिटेशन से पेरिकार्डियल फ्लूइड का, इन्फ्लामेटरी फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मेटास्टेसिस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लंग कैंसर से होता है। और आप जानते हैं कि जो सबसे अग्रेसिव लंग कैंसर होता है, जो सबसे जल्दी फैल जाता है, उसका नाम ओट सेल कैंसर ऑफ द लंग होता है, या ओट सेल कैंसर की जगह पे उसका ऑल्टरनेटिव नेम होता है जिसको हम स्मॉल सेल कैंसर ऑफ द लंग बोलते हैं। सो मेटास्टेसिस इज ओट सेल कैंसर स्लैश small cell cancer of the lung, which is responsible for contributing to inflammation of the outermost layer of the heart। और लंग कैंसर के मरीज में फिर वो जो सिम्टम्स देगा उसमें वो डिस्क्रिप्शन दे सकता है कि भाई ये जो मरीज था मेरा, इसको पहले ये स्मोकर था, और स्मोकर के साथ साथ में उसको जो खांसी थी, तो हमें तो लग रहा है कि भाई उसे सीओपीडी है, लेकिन वो जब आया हमारे पास में तो उसके स्पूटम में ब्लड भी आया। जब भी स्पूटम में ब्लड आता है तो हम बोलते हैं हेमोप्टासिस। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कैन डिस्क्राइब कि भाई ये जो पेशेंट है ये सिगरेट स्मोकर है और इसको स्पूटम में ब्लड आया। और इंडिया में ही देखो स्मोकिंग भी कॉमन है, और बलगम में खून आना, दैट वुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑल्सो। तो आपको क्या वर्ड सवाल में लिखा हुआ हो, आपके नॉर्थ स्टेट एग्जाम में वो क्या वर्ड लिखा हुआ हो एक क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन में, कि आप पढ़ के आप समझ जाएंगे कि भाई इस इंडिविजुअल को कैंसर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कैंसर में जो वेट लॉस होता है बहुत फास्ट होता है। पेशेंट 6 महीने में लिटरली हड्डियां निकल आएंगी उसके। वो पहले बड़ा हेल्दी इंडिविजुअल था, 6 महीने में बिल्कुल स्केलेटन की पूरी चीक्स अंदर धस जाएंगी, जैसे मैरास्मस वाला बच्चा होता है ना। जैसे प्रोटीन एनर्जी मैल्यूट्रिशन पढ़ते हो पीडियाट्रिक्स में, तो मैरास्मस वाला बच्चे की जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, वैसे सोचो अडल्ट पर्सन का हो जाएगा। दैट वुड बी कैकेक्सिया। कैकेक्सिया का मतलब होता है एक्सट्रीम वेट लॉस दैट वुड बी अकरिंग इन दिस इंडिविजुअल, जो कि आपको लंग कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और अब ये कैंसर फैल के हार्ट में चला गया है और ये चेस्ट पेन इस पर्सन में क्रिएट कर रहा है। तो आपको कोरिलेशन आना चाहिए कि भाई लंग कैंसर के मरीज में तो फिर चेस्ट पेन क्यों हो रही है, क्योंकि लंग कैंसर फैल के पेरिकार्डियम में गया। पेरिकार्डियम में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, पेरिकार्डियम में यहाँ पे कौन सी नर्व होती है जिसकी वजह से चेस्ट पेन का परसेप्शन होता है। तो ये अनाटमी का सवाल है जो कि मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, कि जो हमारे हार्ट की आउटरमोस्ट लेयर है पेरिकार्डियम, उसमें फ्रेनिक नर्व का इनर्वेशन होता है। और इसको मैं इनफैक्ट फर्स्ट स्लाइड पे भी मेंशन कर देता हूँ कि विसरल एंड पेराइटल पेरिकार्डियम आर इनर्वेटेड बाय द फ्रेनिक नर्व। और फ्रेनिक नर्व जो है वो इस चेस्ट पेन को मीडिएट कराती है, और इसकी वजह से पेशेंट को, क्योंकि फ्रेनिक नर्व जो होती है डायफ्राम को भी सप्लाई करती है ना, सेम जो फ्रेनिक नर्व है वो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, और फ्रेनिक नर्व भी पेरिकार्डियम को भी सप्लाई कर रही है। तो देयरफॉर हिक्कप्स की प्रेजेंटेशन इन पेशेंट्स में, क्योंकि हिक्कप मतलब डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन, हिचकी आना जिसको बोल रहे हैं। सो बहुत बार इन पेशेंट्स में आप हिक्कप्स का सिम्टम देख पाएंगे। तो therefore the causes which are to be remembered are viral, then can be TB, then can be metastasis, and then can be even toxins। कौन सा टॉक्सिन हार्ट के आसपास एक्यूमुलेट कर जाए कि पर्सन को एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, तो दैट इज रीनल फेलियर, दैट इज यूरीमिया। तो अगर किसी मरीज को यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, अगर किसी पेशेंट को रीनल फेलियर हो रहा है, तो रीनल फेलियर वाले मरीज में यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस के रहते टॉक्सिन है, क्योंकि यूरिया देखिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाना चाहिए यूरिन के रास्ते। यहाँ पे क्योंकि यूरिया यूरिन के रास्ते एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो पर्सन को यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस डेवलप होगा, और इस यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस के रहते इस पेशेंट में चेस्ट पेन के मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं। इन सारे के सारे पेशेंट्स में क्योंकि चेस्ट पेन का सिम्टम होगा और वो चेस्ट पेन रेस्ट पे भी होगा, तो क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा होगा कि आपको पढ़ के लगेगा कि यार ये पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। उसमें एक हिंट यही है कि जो चेस्ट पेन का रेडिएशन बताएगा, वो रेडिएशन जो हो रहा होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा होगा गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर। आपने अगर मेरा एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम या एमआई वाला वीडियो सुना है, जिसमें एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम मैंने एमआई की बात करी है, तो उसमें जो पेन होता है
वो पेन रेडिएट करके यूजुअली या तो बाजू में जाता है या फिर वो जॉ में जाता है, दाँत में जा रहा है या फिर पेट में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने बाजू में भी नहीं बोला, मैंने जॉ में भी नहीं बोला, मैंने पेट में जाते हुए नहीं बोला, मैंने बोला लेफ्ट शोल्डर पे रेडिएट कर रहा है। और दूसरा एक और पॉइंट लिखा होगा कि पेशेंट ये बोल रहा है कि आई गेट रिलीफ ऑन सिटिंग अप। तो बेसिकली देखिए ना, अगर किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, तो चाहे वो लेट जाए, चाहे वो बैठ जाए, चाहे वो उल्टा लेट जाए, चाहे वो सिर के बल, मतलब सिर के बल तो नहीं हो सकता, जस्ट एग्जैजरेट करने के लिए। भाई एमआई के मरीज में तो इतना सिवियर चेस्ट पेन होगा कि आदमी अनकॉन्शियस हो जाएगा या फिर वो बोल भी नहीं पाएगा, इतना सिवियर पेन। वो सिर्फ ऐसे छाती पे हाथ रखेगा और आपकी तरफ ऐसी दृष्टि से देख रहा है हाथ जोड़ के कि सर कुछ करो। सो बेसिकली एमआई पेन विल नेवर गेट रिलीव्ड बाय एनी इंटरवेंशन एक्सेप्ट कि आपको नाइट्रेट्स देने हैं और उसको मॉर्फिन देना है, उसके बाद में आपको शक्ल का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज होता है, वो दिखाई दे जाएगा। लेकिन पेरिकार्डिटिस वाला पेशेंट बोल रहा है कि सर जी जब मैं बैठता हूँ तो आई फील रिलेटिवली बेटर। अब क्योंकि इसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं और बहुत बार हो सकता है कि हम एमआई वाले को पेरिकार्डिटिस बोल दें और पेरिकार्डिटिस वाले को एमआई बोल दें, तो ऑस्कल्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर इस मरीज को आप स्टेथोस्कोप लगा के छाती पे सुनते हो, तो पेरिकार्डिटिस के मरीज में हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलेगा पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। क्योंकि इन्फ्लेमेशन है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट में, तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे फाइब्रिन के डिपॉजिट्स होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा पैथोलॉजी से कोरिलेट करा देता हूँ। बहुत बारी जब आप पेरिकार्डिटिस के बारे में पढ़ोगे, तो पेरिकार्डिटिस के बारे में हमेशा लिखा होता है कि देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। इन्फ्लेमेशन में हमेशा फाइब्रिन के डिपॉजिट्स होते हैं और ये फाइब्रिन के जो डिपॉजिट्स हैं इनसे एडिशंस बन जाते हैं। एडिशंस बनेंगे तो फ्रेनिक नर्व इरिटेट होगी, जो नसें हैं वो इरिटेट होंगी और उसकी वजह से उसको चेस्ट पेन का परसेप्शन हो रहा है। तो वर्ड लिख सकता है सीरो फिब्रिनस एक्सूडेट। सीरम फिब्रिनस एक्सूडेट मतलब यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड प्रेजेंट है और वो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड ही नर्व्स को इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों जो लेयर्स हैं ये आपस में रब करेंगे और रबिंग करेंगे तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब प्रोड्यूस हो जाता है। अभी पेरिकार्डियल एफ्यूजन नहीं हुआ है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन इसके बाद में होगा। अभी मैंने बोला फ्लूइड जो है वो तो 20 से 50 एमएल के बीच में ही है, लेकिन क्योंकि दोनों लेयर्स में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये दोनों लेयर्स जब आपस में रब करेंगे, तो रबिंग में जैसे अगर आप हाथ रब करते हो तो आवाज आती है ना, सर्दी में हम हाथ रब करते हो तो आवाज आती है, वैसे यहाँ पे आपके मेरे हार्ट के जो दोनों लेयर्स हैं उनकी रबिंग के बीच में कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि लुब्रिकेशन के लिए नॉर्मल वाला फ्लूइड है। लेकिन अब वो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड है, वहां पे फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं, तो एक रबिंग की साउंड क्रिएट होती है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब बोलते हैं। और डायग्नोसिस को श्योर होने के लिए हम ईसीजी भी करा लेंगे, तो ईसीजी में यहाँ पर एसटी एलिवेशन मिल जाएगा। लेकिन ये जो एसटी एलिवेशन होगा ये एमआई से थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि जो एसटी एलिवेशन है ये कॉन्वेक्स ना होके कॉनकेव इन अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो इस टाइप का एसटी एलिवेशन जो कि कॉनकेव होता है, जबकि मायोकार्डियल इंफार्क्शन में वो कॉन्वेक्स इन अपवर्ड डायरेक्शन होता है, उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये एमआई है या पेरिकार्डिटिस है। और उसके बाद तो फिर कॉज के हिसाब से आगे उसका इलाज किया जाएगा। जैसे अगर कैंसर की वजह से तो हम एंटी कैंसर ड्रग्स देंगे, अगर टीबी है तो एंटी टुबरकुलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने एक्यूट पेरिकार्डिटिस जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट प्रेजेंट है, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से रबिंग ऑफ द टू लेयर्स ऑफ द प्लूरा की आवाज आ रही है। नॉर्मली प्लूरा के दोनों लेयर्स की रबिंग की आवाज नहीं आती है, लेकिन इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड के रहते हैं यहाँ पे जो रबिंग साउंड क्रिएट होता है उसे हम पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब बोलते हैं। अब इसी की कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं कि अगर इसका डायग्नोसिस टाइम पे ना किया जाए, अगर इसका टीबी का दवाई चालू टाइम पे ना किया जाए या फिर इसका डायलिसिस ना किया जाए, जैसे यूरीमिया, यूरीमिया का मिलता है जब किडनी फेल हो जाती है। भाई यूरीमिया इज सीन विद लेट्स सपोज एक्यूट किडनी इंजरी। भाई अगर किडनी फेल हो गई है पर्सन की और उसका जीएफआर बिल्कुल कम हो गया है, तो हम पर्सन में डायलिसिस करेंगे, हेमोडायलिसिस करेंगे। अब अगर पर्सन में ये प्रोसेस नहीं किया गया, तो अनफॉर्चुनेटली फिर इन पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। उस कॉम्प्लिकेशन का नाम होता है पेरिकार्डियल एफ्यूजन। तो बेसिकली पेरिकार्डियल एफ्यूजन होता क्या है? इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड और अनडायग्नोस्ड एक्यूट पेरिकार्डिटिस। बहुत बार जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनमें पेरिकार्डिटिस की अगली स्टेज मतलब पेरिकार्डियल एफ्यूजन स्टार्ट हो गया होता है। एफ्यूजन की डेफिनेशन हो जाएगी कि यहाँ पे जो पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी जो मात्रा है, अमाउंट है, जो कि हम इकोकार्डियोग्राफी से आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, वो मोर देन 50 ml होगा। मैंने रेंज बताई थी भाई, अगर एवरेज आप लेके चलो ना, जैसे मान लीजिए यंग फीमेल है 25 ml नॉर्मल होता है, तो फिर मोर देन 25 ml हो जाएगा।
मैं यहाँ पे एक हेल्दी वेल डेवलप्ड मेल के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन वुड बी फ्लूइड मोर देन 50 ml, एंड क्योंकि अपर लिमिट मैंने 50 ml बताई है, तो मोर देन दिस एंड इट कैन बी विजुअलाइज्ड ऑन इकोकार्डियोग्राफी। इन पर्टिकुलर पेशेंट्स में अगर हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, क्योंकि हार्ट के आसपास फ्लूइड प्रेजेंट है, तो जो रेडियोलॉजिकल टर्म क्वेश्चन में लिखी हो सकती है वो है मनी बैग अपीयरेंस, या मनी बैग अपीयरेंस की जगह पे लिखा हो सकता है वाटर बॉटल अपीयरेंस। ये अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखे हो इनमें से कोई भी एक टर्मिनोलॉजी, मतलब ये कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन की वजह से अब, मतलब पेरिकार्डिटिस स्टार्ट हुआ था और अब ये पेशेंट एफ्यूजन वाली स्टेज में पहुंच गया। कई बार वो क्वेश्चंस में यहाँ पर ईसीजी की एक फाइंडिंग भी लिख सकता है। ईसीजी की फाइंडिंग क्या होगी, क्योंकि हार्ट के आसपास पानी है, तो जो वोल्टेज, जो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे, जो छाती पे हमने इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, उन तक वोल्टेज कम पहुंचेगी। भई आप ऐसे सोचिए ना, हार्ट के आसपास एक लेयर ऑफ वाटर है, तो वो वाटर जो है वो करंट को ठीक से मूव नहीं करने देगा। तो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड जो अपने छाती पे लगाए, उन तक अगर प्रॉपर वोल्टेज ही नहीं पहुंचेगी, तो लिखा होगा लो वोल्टेज ईसीजी। तो अगेन ये बहुत ही एक बड़ा ईज़ी सा पिकअप पॉइंट है कि कभी भी अगर आप सवाल में पढ़ रहे हो कि पेशेंट को लो वोल्टेज ईसीजी आ रही है, तो लो वोल्टेज ईसीजी पेरिकार्डियल एफ्यूजन को दर्शाती है। दो एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा कि लो वोल्टेज ईसीजी इज ऑल्सो सीन इन हाइपोथायराइडिज्म। जिन पेशेंट्स को थायराइड हार्मोन की कमी होती है, उनमें भी ईसीजी में आपको लो वोल्टेज ईसीजी मिल सकती है। और इसी पर्टिकुलर वीडियो में जब मैं आपको कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस बताऊंगा, उसमें हार्ट के आसपास कैल्सिफिकेशन हो जाती है, तो कैल्शियम जो है वो भी करंट को हार्ट तक फ्लो नहीं करने देगा और लो वोल्टेज ईसीजी मिल सकती है। तो फिलहाल आप लोग एज नर्सिंग ऑफिसर्स टोटल 3 पेरिकार्ड, मतलब 3 कारण लो वोल्टेज ईसीजी के जानते हैं। क्या क्या 3 कारण हैं? दे आर पेरिकार्डियल एफ्यूजन, वाटर आउटसाइड द हार्ट, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, कैल्सिफिकेशन अराउंड द हार्ट एंड हाइपोथायराइडिज्म। आपको ये निभाने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक से करिए ना भाई। हार्ट के पास पानी आ गया तो लो वोल्टेज ईसीजी, कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया, फिर से लो वोल्टेज ईसीजी। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, तो हाइपोथायराइडिज्म में प्रेजेंट होता है मैक्सेडीमा। अब मैक्सेडीमा और डिटेल में मैं हाइपोथायराइडिज्म में कवर करूंगा, लेकिन अभी एडीमा मतलब यहाँ पर भी फ्लूइड है। एडीमा मतलब हार्ट के आसपास यहाँ पर भी फ्लूइड है। एक्चुअली चलो मैं बोल ही देता हूँ, मैक्सेडीमा क्या होता है। मैक्सेडीमा इज बेसिकली लिम्फेडीमा। जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है ना हमारी बॉडी में, वो लिम्फेटिक फ्लूइड हार्ट के आसपास एक्यूमुलेट। भाई लिम्फ है ना, लिम्फ होता है जो बेसिकली हमारे थोरेसिक डक्ट में फ्लो कर रहा होता है। लिम्फ जो होता है वो बेसिकली सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में। तो लिम्फेडिमा ट्रेडिशनली आप पढ़ते हो फाइलेरियासिस के साथ में, है ना। एलिफेंट फुट आप 10वीं 12वीं क्लास में देखते हो ना, आदमी उड़ीसा से एक विलेज से पेशेंट आया और उसके पूरे पाँव बिल्कुल सूजे हुए। दैट इज एलिफेंट फुट। वो एलिफेंटियासिस है जिसमें लिम्फेडिमा होता है। लेकिन मेडिकल डिजीज जिसमें लिम्फेडिमा मिलता है, दैट इज नॉट फाइलेरियासिस। मेडिकल मतलब वो तो इन्फेक्शन है, राइट। मेडिकल डिजीज जिसमें लिम्फेडिमा मिलता है वो है हाइपोथायराइडिज्म। और इन हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में क्योंकि हार्ट के आसपास लिम्फेटिक फ्लूइड ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड को वोल्टेज कम मिलेगी, इसलिए लो वोल्टेज ईसीजी। तो फिलहाल आप जानते हैं 3 कारण लो वोल्टेज ईसीजी के, दैट इज पेरिकार्डियल एफ्यूजन, हाइपोथायराइडिज्म एंड कैल्सिफिकेशन अराउंड द हार्ट, जिसे हम कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। पेरिकार्डियल एफ्यूजन में एज सच आप नोटिस करेंगे कि अभी पेशेंट का जो बीपी है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपको ब्लड प्रेशर की जो वैल्यूज हैं वो आपको नॉर्मल मिलेंगी। आपको जो पेशेंट की पल्स का रेट है और जो पल्स की टोटल एम्पलीट्यूड होता है, वो पल्स रेट भी नॉर्मल मिलेगा और पल्स को आप महसूस भी कर पाएंगे। तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन में कोई हेमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी नहीं होती। पेरिकार्डियल एफ्यूजन में कोई भी हेमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी नहीं होती है। पेरिकार्डियल एफ्यूजन के 2 इंपॉर्टेंट कारण, 2 कॉजेस तो मैंने पहले भी लिखे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हॉस्पिटल्स में 2 इंपॉर्टेंट कारण जो पेरिकार्डियल एफ्यूजन के मिलते हैं, या तो वो होता है एक्स्ट्रा पल्मरी ट्यूबरक्लोसिस की पर्सन जो था वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जैसे एड्स पॉजिटिव पर्सन को अगर टीबी हो जाए, अगर एक एड्स पॉजिटिव पर्सन को टीबी हो जाए तो वो टीबी ज्यादा जल्दी से फैल जाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी कम है भाई एड्स पॉजिटिव में ना, तो फैल के वो हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकती है, तो एक्स्ट्रा पल्मरी टीबी। या फिर वो हो सकता है ड्यू टू मेलिग्नेंसी, कि वो कैंसर जो है वो फैल के हार्ट में चला गया। और कौन कौन सी मेलिग्नेंसीज हो सकती हैं, तो लंग कैंसर तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज ओट सेल कैंसर ऑफ द लंग। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट कैंसर जो कि फैल के हार्ट के आसपास जा सकता है, वो ब्रेस्ट कैंसर है। जी हाँ, ट्रेडिशनली तो हमें ये लगेगा ना भाई ब्रेस्ट कैंसर है तो भाई पेशेंट की लेडी होगी, उसको मेल में भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, तो लेडी या एक मेल पेशेंट है जिसको इरेगुलर हार्ड लंप इन द ब्रेस्ट है। लेकिन वो इरेगुलर हार्ड लंप इन द ब्रेस्ट, दैट इरेगुलर हार्ड लंप इन द ब्रेस्ट जो है, उस वो स्प्रेड कर गया,
और वो स्प्रेड करके पेशेंट के हार्ट के आसपास चला गया और उसने पेरिकार्डियल एफ्यूजन करा दिया है। सो देयर आर मल्टीपल कैंसर्स जो कि स्प्रेड करके हार्ट में जा सकते हैं, पर दो जो आपको हमेशा आने चाहिए वो वैसे भी कॉमन है। ओट सेल कैंसर ऑफ द लंग एंड ब्रेस्ट कैंसर आर टू इंपॉर्टेंट रीजंस why a person can end up with development of pericardial effusion, which happens to be a complication of acute pericarditis. अब इन्हीं पेशेंट्स में आने वाले टाइम में जो फ्लूइड का अमाउंट है वो इंक्रीज होता रहेगा, और इंक्रीज होने की वजह से हमारे पेशेंट को कार्डियक टैम्पोनार्ड भी डेवलप हो सकता है। अगर कॉज ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस है, फिर क्या होगा कि आप टीबी की दवाई तो खिलाएंगे, जैसे आपने एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट करा पेशेंट का। अगर किस पेशेंट को ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस होती है तो टीबी का जो इलाज है वो अप टू 1 ईयर तक चलता है। आपने टीबी की दवाई दे दी, वेरी गुड। आई मीन द पर्सन के जो टीबी के सिम्टम्स हैं, लो ग्रेड फीवर, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, नाइट स्वेट्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, वो सारे के सारे टीबी के जो सिम्टम्स हैं, खांसी, वो सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। टीबी की दवाई देते ही विद इन 1 मंथ पर्सन की जो हेल्थ है वो सब्सटैंशियली इंप्रूव हो जाती है। सो द गुड न्यूज इज कि जो सिम्टम्स और टीबी हैं वो तो ठीक होते जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा पेशेंट है उसके हार्ट के आसपास, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस लाइन डायग्राम हेयर बिफोर यू, लेट मी से ये हमारा कार्डियक मसल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल का कार्डियक मसल है। तो मैंने अभी मायोकार्डियम दिखाया है पहले। तो भाई जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसे एंडोकार्डियम बोलते हैं। एंडोकार्डियम मतलब जहां पर हार्ट के वैल्व्स होते हैं। जो एंडोकार्डियम है दैट वुड बी हार्ट के वैल्व्स। फिर मायोकार्डियम होता है जो मसल्स, जो कि पावर जनरेशन करता है, और उसके बाद में जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो पहले तो मैंने सिर्फ ये दिखाया कि अभी रेड से जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर मायोकार्डियम। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो हार्ट के बाहर वाला लेयर है वहां पर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है। सो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे देखिए हार्ट के आसपास एक थिक जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन बन रही है। ये हार्ट को लिमिट कर लेगी, इट विल फिल द हार्ट फ्रॉम आउटसाइड। देयर इज अ कैल्सिफिकेशन डेवलपिंग इन द हार्ट ऑफ दिस पर्सन आफ्टर टेकिंग टीबी का ट्रीटमेंट। जैसे अंडे के आसपास, एग के आसपास शेल होता है, वैसे ही ये हार्ट की फिलिंग कर देगा। ये हार्ट की लिमिटेशन ऑफ फिलिंग कर देगा। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आप कंपेयर करना, अभी आप ड्रॉ मत करना, जस्ट फॉलो माय पॉइंट्स हेयर। लेट अस अज्यूम कि आप इस टाइम पे चेयर पे आराम से बैठे हैं, मेरी डिस्कशन को सुन रहे हैं, साथ में हो सकता है आप कोई स्नैक्स खा रहे हो। तो आपका जो हार्ट है वो आराम से आई मीन ब्लड को रिसीव कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी कर पाएगा, रिलैक्स भी कर पाएगा। जब आपके मेरे हार्ट में 130 ml ब्लड एंटर करता है, ये मान लीजिए ये हमारा माइट्रल वेल्व है, ये माइट्रल वेल्व के लीफलेट्स हैं, माइट्रल वेल्व अभी हमारा खुला। तो 130 ml ब्लड हमारे हार्ट में बिल्कुल स्मूथली एंटर कर पाया। और जब 130 ml ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में एंटर करेगा तो वॉल्स को टकराएगा, और टकराने के बाद में ये क्या करेगा, ये हार्ट की वॉल को स्ट्रेच कर देगा, डायलेट कर देगा। हम जैसे रबर बैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं ना, जैसे रबर बैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं, वैसे ही हमारे हार्ट की जो वॉल होती है वो भी इलास्टिक होती है। इलास्टिक होने की वजह से मैंने यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाया कि आपका और मेरा हार्ट जो है, जब ब्लड जाता है उसमें 130 ml, तो वो थोड़ा सा डायलेट हो सकता है, वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है। लेकिन जो मैंने लेफ्ट में डायग्राम बनाया है उसमें क्योंकि हार्ट के आसपास एक कैल्सिफिकेशन है तो स्ट्रेचिंग हो ही नहीं सकती, रिलैक्सेशन ही नहीं हो सकती। मैंने बोला नॉर्मली अवर हार्ट कैन एग्जिबिट रिलैक्सेशन, इट कैन एग्जिबिट डायलेटेशन, इट कैन एग्जिबिट डिस्टेंशन। जैसे कि होली के टाइम पे जो पानी वाला गुब्बारा होता है, उसमें आप जितना ज्यादा पानी भरेंगे तो वो फूलता रहता है, वो स्ट्रेच हो सकता है ना, स्ट्रेच हो सकता है। तो उसी सेंस में बोल रहा हूँ कि भाई रिलैक्सेशन या डिस्टेंशन हमारे कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी है, कि कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन वो स्ट्रेच भी हो सकते हैं, वो रिलैक्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने ब्लू से दिखाया दैट इज कैल्सिफिकेशन अराउंड द हार्ट, इस कैल्सिफिकेशन की वजह से हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा। देयरफॉर इसको कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस वर्ड पढ़ के मोस्ट स्टूडेंट्स के माइंड में इंप्रेशन ये होता है कि हार्ट को दबा दिया, नहीं दबाना नहीं है। दबने वाला जो काम हो रहा है वो कार्डियक टैम्पोनार्ड में होगा, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस मतलब दबना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस का मतलब है कि जो हार्ट है वो ठीक से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, और अगर ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाएगा तो उसमें ब्लड 130 ml भर ही नहीं पाएगा। भाई हार्ट इज इलास्टिक, उसमें ब्लड जाएगा तो वेंट्रिकल डायलेट करते हैं। अब अगर वो रिलैक्स ही नहीं कर पाएगा ठीक से तो उसमें फिलिंग जो होती है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली ये एक डायस्टोलिक प्रॉब्लम है। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस इज अ डायस्टोलिक प्रॉब्लम। डायस्टोलिक प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो 130 ml से कम ब्लड आएगा अंदर।
अगर 130 ml से कम आएगा तो बाहर भी कम जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट लेस होने वाला है। तो ये जो कंडीशन मैंने एक्सप्लेन करी, जहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो जाती है, उसे हम कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। और इस मरीज में भी ईसीजी में लो वोल्टेज ईसीजी मिलने वाली है, लेकिन इन पेशेंट्स में लो वोल्टेज ईसीजी का जो कारण है वो फ्लूइड आउटसाइड द हार्ट नहीं है, वो कैल्सिफिकेशन आउटसाइड द हार्ट है। आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इको करवा लीजिए ना। इकोकार्डियोग्राफी से यहाँ पर आपको फ्लूइड मिलेगा ही नहीं, आपको कैल्शियम का डिपोजिशन मिलेगा। ऑन द अदर हैंड इकोकार्डियोग्राफी से, जो इससे पहले मैंने बताया था पेरिकार्डियल एफ्यूजन, उसमें हमें हार्ट के आसपास फ्लूइड का एक्यूमुलेशन दिखाई देगा, या एक्सरे में आपको जो क्लासिकल वाटर बॉटल अपीयरेंस मैंने दिखाया था वाटर बॉटल अपीयरेंस दिखाई देगा। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में हार्ट का साइज नॉर्मल मिलेगा, लेकिन अगर पेरिकार्डियल एफ्यूजन है तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंक्रीज मिलेगा। तो आपको याद रखना है, शुरुआत कहाँ से होती है? पेरिकार्डिटिस से, फिर बनता है पेरिकार्डियल एफ्यूजन, फिर उसके बाद बनता है कार्डियक टैम्पोनार्ड। और टीबी के केस में ऑब्वियसली कैल्सिफिकेशन हो जाती है, जैसे आप टीबी की दवाई खिलाओगे। इन अ केस ऑफ ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस, दैट इज कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। और कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस के लिए इनफैक्ट एक और टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, जो कि एमसीक्यूज में लिखी हो सकती है, विच इज कुस्मॉल साइन। नॉर्मली हम लोगों का जो जुगुलर वेनस प्रेशर होता है, जेवीपी जो होता है, वो हमेशा इंस्पिरेशन पे फॉल करता है। नॉर्मली एक आदमी का जो जुगुलर वेनस प्रेशर है, जेवीपी की जो पल्स होती है, जुगुलर वेनस पल्सेशन जो है, वो इंस्पिरेशन पे फॉल करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, जेवीपी राइजेज ऑन इंस्पिरेशन, क्योंकि हार्ट रिलैक्स नहीं कर पा रहा ना। भाई नॉर्मली हम गहरी लंबी सांस लेते हैं, तो हमारी जो ब्लड है, देखिए आप ऐसे सोचिए जैसे वैक्यूम पंप होता है ना, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। वैसे ही जब आप गहरी लंबी सांस लोगे तो आपकी छाती में प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। वो नेगेटिव प्रेशर ब्लड को अपनी तरफ खींचेगा, जो आपकी फेस में, ब्रेन में जो ब्लड है, वो उस ब्लड को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जुगुलर वेन का जो कॉलम है वो फॉल करना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो इट इज लाइक व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ, इट्स लाइक नेगेटिव प्रेशर इन योर चेस्ट। दैट नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम पंप के जैसे अपनी तरफ ब्लड को खींचता है। तो ब्लड को क्योंकि अपनी तरफ खींच रहा है, तो हम लोगों का जो जुगुलर वेन का कॉलम है वो इंस्पिरेशन पे फॉल करता है, और हमारा हार्ट जो है उस ब्लड को अकोमोडेट करके, क्योंकि हमारा हार्ट रिलैक्स कर जाता है। लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन हो ही नहीं पाती। तो आपको रेदर जेवीपी जो है वो राइज ऑन इंस्पिरेशन मिलेगा। ये जो उल्टी फाइंडिंग होती है कि जेवीपी राइजेज ऑन इंस्पिरेशन, उसको बोलते हैं कुस्मॉल साइन। तो ये कुस्मॉल साइन अगर लिखा हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्वेश्चन ना तो एक्यूट पेरिकार्डिटिस का है, ना ही पेरिकार्डियल एफ्यूजन का है, क्योंकि दोनों में नहीं बताई गई थी। कुस्मॉल साइन आप कहाँ पे देखते हैं? कुस्मॉल साइन इज सीन इन कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। रीजन मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप और मैं गहरी लंबी सांस लेंगे तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से ब्लड को वो अपनी तरफ खींचेगा, तो हम लोगों की जो जुगुलर वेन का कॉलम होता है वो फॉल करता है, वो फॉल करता है। वो फॉल इसलिए कर जाता है क्योंकि ब्लड हार्ट की तरफ गया और हमारा हार्ट रिलैक्स भी कर देगा। रिलैक्स इसलिए क्योंकि इलास्टिक है। लेकिन इस पेशेंट में कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस है। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में रिलैक्सेशन हो ही नहीं सकती, तो ये कॉलम फॉल ही नहीं करेगा। ये परसिस्टेंटली या तो बढ़ा रहेगा या और ज्यादा ऊपर चला जाएगा। दैट इज कुस्मॉल साइन। क्योंकि ये ऑपोजिट नॉर्मल है, तो हम इसको एमसीक्यू वाइज याद करेंगे। कुस्मॉल साइन इज सीन इन पेशेंट्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। दिस विल नॉट बी सीन इन पेरिकार्डियल एफ्यूजन। This will not be seen in a case of acute pericarditis. ये exclusively calcification around the heart की वजह से है, and there is absolutely no reason, I'm 100 क्या, मैं 200% श्योर हूँ कि कोई भी आप में से ये गलती नहीं करेगा कि वो कुस्मॉल ब्रीदिंग से मिक्सअप कर दे। क्योंकि जो कुस्मॉल ब्रीदिंग होती है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, वो तो हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पढ़ते हैं। कुस्मॉल ब्रीदिंग को, जो एसिडोटिक हाइपरवेंटिलेशन होती है, इसको अलग से मैंने एंडोक्राइन वाले चैप्टर में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ में डिस्कस किया गया है। तो ऑब्वियस बात है कि वो तो हम गलती नहीं करेंगे कि कुछ स्मॉल ब्रीदिंग और कुछ स्मॉल साइन मिक्स अप हो जाए। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने मेंशन किया है, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग इज एसिडोटिक हाइपरवेंटिलेशन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एंड कुस्मॉल साइन इज अ राइज ऑफ जेवीपी ऑन इंस्पिरेशन, जो कि उल्टा ऑफ नॉर्मल है, और वो कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में मिलता है। अब हम आते हैं यहाँ पर जो सबसे डेंजरस कंडीशन है, कार्डियक टैम्पोनार्ड, जिसमें होगा क्या कि जो हार्ट के आसपास जो पेरिकार्डियल सैक है, इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। वो नॉर्मल फ्लूइड तो 50 ml के आसपास होता है। लेट मी से यहाँ पर 50 जगह तो 50 ml की है। अब 50 ml में मान लो 150 ml भर दोगे, तो 150 ml जब आप भर दोगे तो नॉर्मल से 3 गुना। आप लॉजिकली सोचिए ना, अगर सिर्फ 50 ml की जगह है और उसमें आप इतने सारे लोगों को अगर ठूस दोगे, या मतलब जैसे एक क्लासरूम है मान लो, है ना, उस क्लासरूम की सीटिंग कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स की,
और जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने 100 की जगह 200 बिठा रखे हैं। होता है ना ऐसे, है ना, छोटे-छोटे डेस्क होते हैं। तो 100 बच्चे की जगह पे जहाँ 100 बच्चे बैठ सकते हैं आराम से, चेयर पे, वहाँ पे 200 बिठा देते हैं। तो भई जगह तो कम है, तो भई एकदम से स्टफीनेस हो जाती है, ऐसा लगता है क्लासरूम में यार गर्मी हो रही है, प्रेशर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भई जगह तो 50 की है और आप भर रहे हो 150 एमएल। या एक और एग्ज़ाम्पल दे, आपकी जो गाड़ी का टायर है उसमें मेंशन होता है ना कि भई कितना आपने प्रेशर भरना है। बाइक के टायर में, साइकिल के टायर में प्रेशर लिमिटेड होता है। मान लो गाड़ी है, उसका 35 पीएसआई के आसपास प्रेशर होता है। अगर बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है तो 30 के आसपास होगा। वैरी कर सकता है मॉडल टू मॉडल, बट बेसिक मेरा पॉइंट है कि टायर में प्रेशर लिमिटेड होता है जो आप हवा भरते हो। अगर आप डबल भर दोगे तो टायर तो बर्स्ट कर सकता है। यहाँ पे बर्स्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लूइड क्योंकि ज़्यादा है, तो फ्लूइड जो है वो बाहर से हार्ट को दबाएगा, स्क्वीज़ करेगा। जैसे बाहर से ऐसे दबा रहे हो आप, तो स्क्वीज़ करेगा, और क्योंकि स्क्वीज़ करेगा तो बाहर से प्रेशर होने की वजह से जो फीलिंग होती है हार्ट में वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। जैसे इस डायग्राम में देखिए कि जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। उसको मैं डॉटेड में इसलिए दिखाया क्योंकि ब्लड ठीक से आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि बाहर जो प्रेशर है, वो प्रेशर हार्ट को स्क्वीज़ कर रहा है, तो वेनस रिटर्न कम हो जाएगी। आप देखिए दोनों साइड पे मैंने डायग्राम में दिखाया है, दोनों साइड पे कम ब्लड आ रहा है, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर इन द हार्ट बीइंग जो पेरिकार्डियल स्पेस है, आई मीन जो टेक्निकल डेफिनेशन है कार्डियक टैम्पोनेट क्या होता है? तो कार्डियक टैम्पोनेट होता है इंट्रा पेरिकार्डियल स्पेस। इंट्रा पेरिकार्डियल स्पेस है जहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का एरो लगाया। इंट्रा पेरिकार्डियल स्पेस है जहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का एरो लगाया है। अगर इंट्रा पेरिकार्डियल स्पेस का जो प्रेशर है दैट बिकम्स मोर देन द प्रेशर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल्स की प्रॉपर फिलिंग ही नहीं हो पाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रा पेरिकार्डियल स्पेस ग्रीन से दिखाई गई है, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है तो मैंने उसको ब्लू से दिखाया है। यहाँ पे वैल्व्स भी बना लेते हैं। ये जो वाल्व यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा ट्राइकिस्पिड वाल्व है, ये हमारा माइट्रल वाल्व है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों वाल्व्स खुले हुए हैं, हार्ट की पैसिव फिलिंग होनी चाहिए, लेकिन वो फिलिंग हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि इंट्रा पेरिकार्डियल स्पेस का जो प्रेशर है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा है। आप ये टर्म्स ना भी याद रखें चलेगा, लेकिन मेन कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि भी कार्डियक टैम्पोनेट होता क्या है, तो इट विल लिमिट द फिलिंग ऑफ ब्लड इन द हार्ट वेरी सिग्निफिकेंटली। यहाँ पर फिलिंग इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि टेक्स्ट बुक में वो लिखता है डायस्टोलिक, क्योंकि हार्ट रिलैक्स कर रहा है। फिलिंग ऑफ ब्लड कब होती है? डायस्टोल में। तो लिखता है डायस्टोलिक कोलैप्स ऑफ द वेंट्रिकल। जब भी आप ये वर्ड पढ़ते हो डायस्टोलिक कोलैप्स ऑफ द वेंट्रिकल, इसका मतलब ये है कि भाई ब्लड प्रॉपरली वेंट्रिकल्स में आ ही नहीं पा रहा, और अगर आ नहीं पाएगा तो आउटपुट भी यहाँ पर क्रैश हो जाता है। इस पेशेंट की जो पल्स है वो वीक हो जाएगी। आप जब इसकी नब्ज़ पे हाथ रखोगे तो आपको लगेगा पल्स बहुत कमज़ोर है, या कई बार तो बीच-बीच में ऐसा लगेगा पल्स गायब हो गई। मैंने बोला कि पल्स इस पेशेंट की आपको बीच-बीच में ऐसा लगेगा कि गायब हो गई है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हार्ट तो बीट कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि कार्डियक एक्टिविटी, भई मैं कोई कार्डियक अरेस्ट तो पढ़ा नहीं रहा आपको। अगर मैं बोलता कि भई कार्डियक अरेस्ट है, एसिस्टोल है, हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया और पल्स गायब हो गई, तो बात समझ में आती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हार्ट तो बीट कर रहा है, फिर भी पल्स जो है, प्लीज़ इसको समझिएगा। देखिए, अगर मैं ये बोलता ना कि भई हार्ट ने बीटिंग बंद कर दी, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है एमआई के बाद में, एसिस्टोल हो जाता है। ओल्ड एज में कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि हार्ट तो बीट कर रहा है, हार्ट इज़ बीटिंग, बट पल्स उसकी गायब हो रही है। तो इसको बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सस। भाई पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स यही तो, पैराडॉक्स का इंग्लिश में मतलब ही यही होता है ना कि भाई जो लगता है पर एक्चुअली में होता नहीं है। पैराडॉक्स क्या होता है? जो लगता है पर एक्चुअली में होता नहीं है। तो पल्सस पैराडॉक्सस जो कंडीशन है या जो टर्मिनोलॉजी है, उसका मतलब ये है कि हार्ट तो अपना बेचारा एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फेस, जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो काम कर रहा है। भाई एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, एक मैकेनिकल सिस्टम होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कार्डियक अरेस्ट इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, रिदम की गड़बड़ मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ ए सब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की पल्स फिर भी गायब हो रही है, क्योंकि हार्ट को आपने बाहर से इतना दबा दिया कि उसमें वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग ही नहीं हो पा रही। ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया, ये कार्डियक टैम्पोनेट का है, क्योंकि यहाँ पे पल्स गायब हो जाती है और पेशेंट का बीपी क्रैश कर सकता है, इसलिए एमसीक्यूज में इसको वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी लिखता है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में कार्डियक टैम्पोनेट को
जल्दबाजी में कार्डियोजेनिक शॉक आंसर करके आ जाते हैं। आपने कार्डियोजेनिक शॉक नहीं बोलना है, आपने बोलना है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक होता है जब हार्ट के मसल में डैमेज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इश्कीमिया की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट का मसल ठीक से काम नहीं करेगा, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं पर्सन गोज इनटू कार्डियोजेनिक शॉक, जिसे पंप फेलियर बोला जाता है। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपने कार्डियोजेनिक शॉक नहीं पढ़ा हुआ तो आप एमआई की कॉम्प्लिकेशन सुनिए, जो मैंने एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम वाले टॉपिक में बताया हुआ है। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के मरीज में पंप फेलियर मतलब कार्डियक मसल काम नहीं कर रहा, वो कार्डियोजेनिक शॉक है। जब हार्ट का मसल काम ना करे तो कार्डियोजेनिक शॉक। लेकिन यहाँ पे हार्ट के मसल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई ये जो हार्ट का मसल है इसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मसल ठीक से काम कर रहा है, हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी काम कर रहा है, लेकिन बेचारे को कोई काम करने दे तब ना। उसको बेचारे को बाहर से इतना दबा दिया कि डायस्टोलिक कोलैप्स ऑफ वेंट्रिकल हुआ, मतलब फिलिंग ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल कॉम्प्रोमाइज हो गई। एंड देयरफॉर इन पेशेंट्स में आपको हेमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी मिलती है। इन पेशेंट्स का जो बीपी होता है वो अनरिकॉर्डेबल हो जाता है। ये एक्सप्लेन करता है कि कार्डियक टैम्पोनॉड एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसके मैनेजमेंट के लिए हमें अर्जेंट बेसिस पे पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना पड़ेगा। इस पेशेंट को आईवी फ्लूइड नहीं देना है। अगर हम इसको आईवी फ्लूइड दे रहे हैं तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आईवी फ्लूइड हम देते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक में। इस पेशेंट में आप फ्लूइड दोगे वो पहुंचेगा ही नहीं हार्ट तक, मतलब पहुंच भी गया तो वो आगे जब वेंट्रिकल्स के अंदर फिलिंग ही नहीं हो पाएगी क्योंकि बाहर से प्रेशर है। और अगर वेंट्रिकल्स के अंदर फिलिंग ही नहीं होगी, अगर इनपुट ही नहीं है, तो आउटपुट भी नहीं होना और इसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्रैश करने वाला है। तो कार्डियक टैम्पोनॉड जो है उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर की जो वैल्यूज हैं वो सब्सटैंशियली यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। और कई बार वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कार्डियक टैम्पोनॉड के लिए आपकी मदद के लिए कुछ और फाइंडिंग्स भी दे सकता है, जो कि बहुत ही क्लासिकल हैं, और उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कार्डियक टैम्पोनॉड का सवाल है। क्वेश्चन में क्या लिखा हो कि आपको सीधा पता चल जाता है ये कार्डियक टैम्पोनॉड है जिसमें हार्ट क्रश हो गया, वो लिखेगा मफल्ड हार्ट साउंड्स। जो S1 और S2 है उसे सुनने में दिक्कत हो रही है, वो इस वजह से हो रही है मफल्ड हार्ट साउंड्स। आपको अब मफल्ड मतलब जैसे कि आवाज नहीं आ रही ना, जैसे अगर मैं अपने मुंह पे हाथ रख लूं तो आवाज चेंज हो गई ना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अब मैं मुंह पे हाथ रख लूँ टाइट तो आवाज चेंज हो रही है ना, राइट। सेम थिंग है कि मफल्ड हार्ट साउंड्स वुड बी प्रेजेंट बिकॉज देयर इज वाटर आउटसाइड द हार्ट। मफल्ड हार्ट साउंड्स के साथ में सेकंड जो फाइंडिंग मिलती है वो मिलती है हाइपोटेंशन की, क्योंकि अगर इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट भी नहीं होगा। तीसरी जो फाइंडिंग मिलती है वो होती है एलिवेटेड जेवीपी की। और यहाँ पर खासियत ये होती है कि ये जो जेवीपी होता है ये नॉन पल्सटाइल होता है। देखिए कार्डियोलॉजी की जितनी भी कंडीशंस होती है ना उन सब में पल्सटाइल एलिवेटेड जेवीपी होता है। कुछ स्मॉल साइन में भी पल्सटाइल है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इकलौती ऐसी कंडीशन जहां पे नॉन पल्सटाइल एलिवेटेड जेवी, ऐसी और कोई पूरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में गए, ऐसी और कोई सिचुएशन ही नहीं है जहां पे ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाए आपको, नॉन पल्सटाइल एलिवेटेड जेवीपी। हार्ट की हर कंडीशन में, चाहे वो हार्ट फेलियर है, चाहे वो कुछ स्मॉल साइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, हमेशा कार्डियोलॉजी की हर कंडीशन में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के हर हार्ट डिजीज में अगर राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होता है तो आपको पल्सटाइल एलिवेटेड जेवीपी मिलता है। इकलौता ऐसा कंडीशन जहां पर नॉन पल्सटाइल एलिवेटेड जेवीपी प्रेजेंट होगा वो है जो अभी आपको पढ़ा जा रहा है, कार्डियक टैम्पोनॉड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट स्टूडेंट्स इन मफल्ड हार्ट साउंड्स और बाकी फाइंडिंग्स के बेसिस पे कार्डियक टैम्पोनॉड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इसके सिवा जो फाइंडिंग मिलती है कार्डियक टैम्पोनॉड के मरीज में, उसमें पल्स गायब होनी शुरू हो जाती है। वो पल्स क्यों गायब हो रही है? क्योंकि इनपुट ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि डायस्टोलिक कोलैप्स ऑफ वेंट्रिकल हो रहा था कि भाई वेंट्रिकल्स में ब्लड एंटर ही नहीं कर पा रहा, बाहर से प्रेशर ज्यादा है। मैंने इसको दो अलग अलग कलर में इसलिए लिखा, ये आपको एम्फोसाइज करने के लिए कि वो क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ बेक्स ट्रायड एक्सेप्ट। देखिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो तो कार्डियक टैम्पोनॉड ही है। कार्डियक टैम्पोनॉड कब बनता है? तो इट इज ड्यू टू फास्ट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। धीरे धीरे नहीं, ऐसा नहीं एक साल में फ्लूइड आ रहा है। अगर मैंने जैसे बोला 150 ml भाई 3 गुना फ्लूइड बढ़ गया एज कंपेयर टू नॉर्मल जो जगह है वहां पे 50 ml की जगह है, आप वहां पे 150 ml भर रहे हो तो प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो प्रेशर वेंट्रिकल्स को क्रश करता रहेगा। तो कार्डियक टैम्पोनॉड के पेशेंट में जो ऊपर वाली 3 फाइंडिंग्स यहाँ पर बताई गई हैं ब्लैक कलर से, उन तीनों की तीनों फाइंडिंग्स को हम बेक्स ट्रायड के फॉर्म में जानते हैं। लेकिन जो चौथी फाइंडिंग मैंने बताई वो बैकस्ट्राइड का कंपोनेंट नहीं है, वो कार्डियक टैम्पोनॉड में तो मिलती है लेकिन इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैकस्ट्राइड। बैकस्ट्राइड में क्या क्या मिलता है? 3 चीजें मिलती है।
बीपी क्रैश करने वाला है, जेवीपी नॉन पल्सटाइल हो जाती है और मफर्ड हार्ट साउंड। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्योंकि उसे तीनों कंपोनेंट ही देने पड़ेंगे, तो मोस्ट स्टूडेंट तो मफर्ड हार्ट साउंड पढ़ते ही निकाल लेते हैं कि कार्डियक टैम्पोनार्ड की बात कर रहे हैं। कार्डियक टैम्पोनार्ड इज लाइक एल्डर ब्रदर और पेरिकार्डियल एफ्यूजन। डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या है? ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना। जो मेन फंडा है कार्डियक टैम्पोनार्ड का वो है कि यहाँ पर बीपी क्रैश कर जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको मतलब अगर किसी ट्यूबरकुलर पेरिकार्डियल एफ्यूजन वाले मरीज को टैम्पोनार्ड हो जाए तो टीबी की दवाई तो देंगे, लेकिन टीबी की दवाई से प्रेशर तो ऑफ नहीं होगा। अनरिकॉर्डेबल बीपी को रिकॉर्डेबल कैसे करेंगे? हमें यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफिक गाइडेड पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी पड़ेगी और उसमें वो आपसे पूछ सकता है कि नीडल कहाँ से डालेंगे। वो जैसे सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, सेवंथ इंटरकॉस्टल स्पेस लिख देगा। आपने इंटरकॉस्टल स्पेस आंसर नहीं करना है गाइस, क्योंकि इंटरकॉस्टल स्पेसेस तो हम प्लूरल एफ्यूजन के लिए करते हैं एक्सेस। अगर हमें थोरैकोसेंटेसिस करना है, अगर लंग्स में पानी भर जाए उसको निकालने के लिए, अगर हार्ट के आसपास पानी भर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर हार्ट के आसपास पानी भर रहा है तो हम इंटरकॉस्टल स्पेस से नहीं जाएंगे, लंग्स के थ्रू जाएंगे तो लंग्स पंक्चर हो जाएगा, न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। अगर लंग्स के आसपास पानी भर रहा है तो इंटरकॉस्टल स्पेस से जाते हैं, लेकिन अगर हार्ट के आसपास पानी भर रहा है तो अप्रोच जो होगी हमारी, नीडल कहाँ से जाएगी? नीडल जाएगी हमारी यहाँ जीफी स्टर्नम के थ्रू। सो इट इज अ जीफी स्टर्नल अप्रोच, मतलब जीफी स्टर्नम के नीचे से अपवर्ड जाएंगे हम। व्हील पेशेंट तो लेटा हुआ है तो जीफी स्टर्नम से वी गोइंग अप एंड अप्रोचिंग द हार्ट। तो अगर वो बोलता है कि इकोकार्डियोग्राफिक गाइडेड पेरिकार्डियोसेंटेसिस में नीडल कहाँ से डालेंगे, तो आपका आंसर होगा जस्ट बिलो द जीफी स्टर्नम। जीफी स्टर्नम जो होता है वो हमारा स्टर्नम का जो नीचे वाला हिस्सा है जो पॉइंटेड होता है उसको बोला जाता है Xiphy sternum is the most inferior most component of our sternum। तो Xiphy sternal अप्रोच से हम अर्जेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस करके इसका पल्स, इसका बीपी बैक टू नॉर्मल ला सकते हैं। इसकी जो जेवीपी है वो नॉर्मल पल्सटाइल हो जाएगी और इसकी जेवीपी जो है वो नॉर्मली जो है वो इंस्पिरेशन पे फॉल होना शुरू हो जाएगी। नॉर्मल आदमी की जो पल्स है वो हमेशा हमें नॉर्मल आदमी की जो पल्स है वो वेल वेल फेल्ट रहती है। इसकी पल्स जो थी वो गायब हो गई थी, हार्ट बीट था, इसलिए नाम पैराडॉक्सस रखा गया था। पैराडॉक्स का इंग्लिश में मतलब ये होता है कि जो लग रहा होता है वो सच नहीं है। जैसे जादूगर जादू करता है तो हमें लगता है चीज गायब हो गई, पर एक्चुअली तो गायब नहीं हुई होती ना, वो मिरर वगैरह से इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे इसको पैराडॉक्स इसलिए बोल रहा है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट नहीं है। ट्रेडिशनली पल्स गायब होती है कार्डियक अरेस्ट वाले सिनेरियोज में, पर यहाँ पे बिना कार्डियक अरेस्ट के भी हार्ट पे प्रेशर की वजह से पल्स गायब हो रही है, इसलिए नाम है पल्सस पैराडॉक्सस, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है कार्डियक टैम्पोनार्ड के लिए, लेकिन बैकस्ट्रैड का कंपोनेंट नहीं है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो हम यहाँ पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं और मैं कार्डियक टैम्पोनार्ड की पल्स फाइंडिंग, बीपी फाइंडिंग, जेवीपी फाइंडिंग को एक बार फिर से आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ और हार्ट साउंड्स की, क्योंकि कोई भी कार्डियक कंडीशन पढ़ते हैं तो उसकी वो पल्स, बीपी, जेवीपी और हार्ट साउंड से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पूछ सकता है। तो जैसे ही आप ये वर्ड पढ़ेंगे किसी क्वेश्चन में पल्सस पैराडॉक्सस, तो आपको समझ में आ गया चाहे कॉज टीबी है पर ट्यूबरकुलर पेरिकार्डियल एफ्यूजन से फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया तो हार्ट क्रैश होना शुरू हो गया। बीपी जो है वो अनरिकॉर्डेबल हो जाएगा तो वो क्या क्या लिख सकता है? वो हाइपोटेंशन लिख सकता है। वो हाइपोटेंशन की जगह पे वर्ड लिख सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव वैरायटी ऑफ शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में आपको फ्लूइड्स नहीं देने हैं, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के मैनेजमेंट के लिए आईवी फ्लूइड नहीं देने हैं, आपको पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना है। कार्डियोजेनिक शॉक में हम डोपामिन, डोबूटामिन देते हैं, या ना तो आईवी फ्लूइड काम करेगा ना ही आपके वेजोप्रेसर काम करेंगे। डोपामिन, डोबूटामिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये सब एमसीक्यू में लिखा होगा, आपने मार्क ही नहीं करना, क्योंकि वो तो कार्डियोजेनिक शॉक में काम करते हैं। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के लिए सिर्फ पेरिकार्डियोसेंटेसिस काम करेगी। जो जेवीपी है इसका वो बढ़ा हुआ होगा, नेक वेन्स बिल्कुल प्रोमिनेंट, जैसे गले की जो नसें हैं वो बिल्कुल फूली हुई होगी, इंट्राजुगुलर वेन, एक्स्ट्राजुगुलर वेन जो होती है वो बिल्कुल फूली हुई होगी और उसमें कोई भी पल्सेशन नहीं होगी। ट्रेडिशनली जो नेक वेन्स होती हैं उनमें पल्सेशंस विजिबल होती हैं विद रेस्पिरेशन। जब आप स्टेथोस्कोप लगा के इसकी चेस्ट पे हार्ट साउंड सुनने की कोशिश करोगे तो आपको मफल्ड हार्ट साउंड्स मिलेंगे। तो ये क्विक रिवीजन है, मतलब ये की वर्ड्स हैं जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कार्डियक टैम्पोनार्ड के लिए यहाँ पर डिस्कस करे गए। कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में वो इसको पीईए भी लिख सकता है। पीईए मतलब पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। आप देख रहे हैं पेशेंट तो पल्सलेस हो गया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो नॉर्मल थी ना भाई। पेशेंट तो पल्सलेस हो गया, क्यों? क्योंकि हार्ट के आसपास फ्लूइड था जिसने हार्ट को दबा दिया, तो पल्सलेस तो हो गया पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो थी। तो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और पीईए
is one of, a term that might be used to describe cardiac tamponade, और additionally he might use the word obstructive shock। और जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है, इन पेशेंट्स के मैनेजमेंट के लिए आपने करना क्या है, तो इनके मैनेजमेंट के लिए हमारा जो स्पेसिफिक इंटरवेंशन है वो इकोकार्डियोग्राफिक गाइडेड पेरिकार्डियोसेंटेसिस है, और वो पेरिकार्डियोसेंटेसिस को हम जीफी स्टर्नल अप्रोच से करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द नर्सिंग असेसमेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंशंस व्हिच आर टू बी डन इन डिजीज ऑफ द पेरिकार्डियम। तो एक समराइजेशन हो जाएगी। नर्सिंग असेसमेंट में आपने ये देखना है कि जो आपका क्लाइंट है, पेशेंट है, उसे चेस्ट पेन है, लेकिन इस चेस्ट पेन को, जो कि सबस्टर्नल चेस्ट पेन होगी, उसका जो रेडिएशन है वो रेडिएशन लेफ्ट बाजू की तरफ ना होके लेफ्ट शोल्डर की तरफ जा रहा होगा। और साथ में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था कि क्लाइंट ये भी बोल रहा है कि आई गेट रिलीफ व्हेन आई सेट अप, जबकि अनलाइक इन एमआई और एनी वैरायटी ऑफ एंजाइना, जहाँ पे किसी भी पोजीशन में चले जाओ कोई पेन का रिलीफ नहीं होता है। साथ में एक ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग लिखी होती है। इस ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, और एमसीक्यूज में हो सकता है कि वो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब को आपको कंपेयर करा दे विद प्लूरल रब। प्लूरल रब मैंने रेड कलर से इसलिए लिखा क्योंकि वो इस कंडीशन की फाइंडिंग नहीं है। प्लूरल रब कब मिलता है, तो वो जब लंग्स के आउटरमोस्ट लेयर की इन्फ्लेमेशन होती है। तो टीबी जो है, जैसे वो पेरिकार्डिटिस कर रहा है, वैसे वो प्लूराइटिस भी कर सकता है। तो कई बार पेशेंट्स हमारे पास ट्यूबरकुलर प्लूराइटिस वाले आते हैं, और कई पेशेंट्स हमारे पास में ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस वाले आते हैं। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन का जो तरीका है वो ये सिंपल सा है कि आप पेशेंट को बोलिए कि सांस रोक लीजिए। अगर सांस रोकने पे भी आवाज आ रही है तो वो प्लूरल रब तो हो नहीं सकता भाई। अगर आपने सांस ही नहीं लिया तो फिर लंग से तो आवाज आ नहीं सकती, तो हार्ट से ही आ रही होगी। आई रिपीट अगेन, अगर वो बोलता है कि पेरिकार्डियल रब और प्लूरल रब के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का जो तरीका है वो एमसीक्यू में लिखा होगा डीप इंस्पिरेशन, डीप एक्सपिरेशन, मिड एक्सपिरेशन, मिड इंस्पिरेशन। आपको उनमें से किसी को भी नहीं देखना। आपने बोलना है होल्ड ब्रेथ, इट इज होल्डिंग द ब्रेथ। अगर पेशेंट अपनी सांस रोक लेता है, अगर पेशेंट अपनी होल्ड ब्रीदिंग, और होल्ड ब्रीदिंग पर भी साउंड जो है, जो छाती से आवाज है वो फिर भी आ रही है, इसका मतलब वो आवाज हार्ट से ही आ रही होगी ना भाई। आप सांस रोक भी लोगे फिर भी आपका हार्ट तो बीट कर ही रहा है। तो अगर हार्ट में इन्फ्लेमेशन है तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब तो फिर भी सुनाई देगा, लेकिन प्लूरल रब सांस रोकने पे गायब हो जाएगा। प्लूरल रब जो होता है वो गहरी सांस लेने पे आता है। प्लूरल रब इज हर्ड ऑन डीप इंस्पिरेशन। और दूसरा तो सिंपल है यार, प्लूरल रब आपको लंग्स पे सुनाई देगा, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब जो है वो हार्ट के ऊपर सुनाई देगा। बट पॉइंट है कि आवाज आ रही है तो डिफरेंशिएशन में कंफ्यूजन भी हो सकता है कि क्या यार, अगर मैं स्टेथोस्कोप लगाया राइट साइड पे, मुझे लग रहा है यार हार्ट से तो नहीं आ रही, कहीं लंग्स से। मतलब एक तो है कि भाई लंग्स से आ रही है, इंफ्राएक्सिलरी एरिया, और हार्ट से आ रही है, तो डिफरेंशिएशन हो गया। बट सपोज लंग्स का जो हिस्सा विच इज क्लोज टू द हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, लंग्स का वो हिस्सा जिसकी हार्ट की क्लोज में इन्वॉल्वमेंट है, तो भाई कंफ्यूजन होगा कि भाई ये हार्ट की आवाज है या ये लंग्स की आवाज है। तो पेशेंट को बोलिए सांस रोक लीजिए। अगर वो आवाज फिर भी आ रही है, मतलब वो बेसिकली आवाज जो है वो हार्ट से प्रेजेंट है, तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब वुड बी प्रेजेंट इन दिस केस। और साथ में थोड़ी फाइंडिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि अगर कोविड की वजह से हो रहा है, टीबी की वजह से हो रहा है, तो फीवर प्रेजेंट होगा। चिल्स और मैलेस जो मैं लिख रहा हूँ वो कोविड के लिए लिख रहा हूँ। टीबी में मोस्टली जो फीवर होता है वो लो ग्रेड फीवर होता है, साथ में खांसी भी प्रेजेंट होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में तो इट वुड बी ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस और इट वुड बी कैंसर ऑल्सो, दो कॉमन, हमें सारे कॉजेज यहाँ पर कंसिडर करके चलने हैं। सो फीवर, चिल्स, malaise, and then simultaneously I can write the word weight loss, which is also a feature seen in TB. There could be description of night sweats which are present, and जो वेट लॉस है कैंसर के साथ में वो इतना एक्सट्रीम हो सकता है कि कैकेक्सिया एज अ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी मेंशन। या वो बोल सकता है कि रीनल फेलियर का पेशेंट है, तो रीनल फेलियर वाले में चेस्ट पेन हो रहा है तो यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस होगा। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा होगा। नॉर्मल जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, और इस पेशेंट में टीएलसी की जो वैल्यू है वो नॉर्मल से ज़्यादा 15,000, 20,000, 25,000 कुछ भी वैल्यू लिखी हुई हो सकती है। इन पर्टिकुलर पेशेंट्स में जब हम ईसीजी कराएंगे तो ईसीजी में आपको एसटी एलिवेशन मिलेगा, लेकिन वो एसटी एलिवेशन देखने में बिल्कुल डिफरेंट होगा फ्रॉम द वन दैट यू गेट इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर जो एसटी एलिवेशन मिलेगा वो कॉनकेव इन अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगा, जबकि इन कॉन्ट्रास्ट अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से एसटी एलिवेशन होता है तो उन पेशेंट्स में हमें एसटी एलिवेशन कॉन्वेक्स अपवर्ड्स मिलता है, और साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम मायोकार्डियल इस्कीमिया के रहते टी वेव इन्वर्जन भी प्रेजेंट होती है।
हमने पढ़ा ही था कि एमआई की जो अर्लीस्ट ईसीजी फाइंडिंग होती है वो ना तो एसटी एलिवेशन होती है ना एसटी डिप्रेशन होती है। द अर्लीस्ट ईसीजी फाइंडिंग ऑफ एमआई इज गोना बी इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द टी वेव, जिसे हम हाइपर एक्यूट टी वेव्स बोलते हैं। हाइपर एक्यूट टी वेव मतलब टी वेव की जो वर्टिकल हाइट है वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी लिम्ब लीड्स में। और वंस वी हैव स्टडीड द नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग्स, तो अब हम इस डेटा को कंपेयर करेंगे विद नर्सिंग इंटरवेंशंस व्हिच वुड बी डन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो क्या क्या एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपने मतलब क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं ताकि हमें पेशेंट्स का बेटर केयर कर सकें। सो सबसे पहले तो द पर्सन शुड बी मेंटेन इन अ हाई फाउलर पोजीशन। उसका सीधा फंडा ही यही है कि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि पेरिकार्डिटिस की जो चेस्ट पेन है वो रिलीफ हो जाती है सेटिंग अप पे, तो मैं हाई फाउलर पोजीशन पे बेड को मैं एलिवेट करके ऑलमोस्ट क्लोज टू 90 डिग्री ले जाऊंगा। 90 डिग्री पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, तो 90 की जगह आप थोड़ा सा 80 कर दीजिए, जो भी पेशेंट कंफर्टेबल फील करे। बट बेसिकली यू ट्राई टू मेंटेन नॉट अ सेमी फाउलर बट अ हाई फाउलर पोजीशन। अगर साथ में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, क्योंकि जितने भी हमारे कार्डियक केसेज़ होते हैं उनमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी तो होती है, तो अगर पेशेंट का एसपीओ2 93 के नीचे है तो आप पर्सन की ऑक्सीजन स्टार्ट कर सकते हैं। इस ऑक्सीजन को ट्रेडिशनली हम जो रूटीन मास्क होता है हडसन मास्क से देंगे। 2 स्टेप अप ऑक्सीजन थेरेपी आपको बताई गई है कि अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम नॉन रीब्रीदर मास्क यूज़ कर सकते हैं। नॉन रीब्रीदर मास्क के ऊपर अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम टाइट फिटिंग फेस मास्क या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम I mean, the breathing trouble in the patient would be managed very easily with supplemental oxygen। और जो मेन ट्रीटमेंट है वो एनीवे इस पर्सन में ऑक्सीजन नहीं है ना, जो इसका मेन इलाज है वो तो यही है कि भाई या तो कॉज को ट्रीट करो, या अगर फ्लूइड का मात्रा ज़्यादा है और वो हार्ट को दबा रही है, बीपी क्रैश कर रहा है, आपने कार्डियक टैम्पोनॉड का डायग्नोसिस फ्लूइड से नहीं करते। ये कितना फ्लूइड है, 100 ml 150 ml, वो स्टूडेंट की बारी होती है, सर कितने फ्लूइड पे टैम्पोनॉड होगा। भाई बंदे की हाइट पे, वेट पे, बिल्ड पे डिपेंड करता है। कार्डियक टैम्पोनॉड इज फास्ट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। जैसे कि सिनेरियो क्या है, बंदा गाड़ी चला रहा था, उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। अगर गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी और एक्सीडेंट हो गया, तो चेस्ट विल स्लैम इनटू द स्टीयरिंग व्हील, और जैसे ही ये चेस्ट स्टीयरिंग व्हील में जाती है तो जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से पेशेंट को हेमोपेरिकार्डियम और कार्डियक टैम्पोनॉड हो सकता है। तो इट इज नॉट अबाउट कि कितना फ्लूइड है, इट इज नॉट अबाउट कितना फ्लूइड है, इट इज कि बीपी क्रैश करा या नहीं करा। अगर बीपी क्रैश कर रहा है, बीपी 90 के नीचे जाते ही मतलब टेम्पोनॉड शुरू हो गया। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 के नीचे जा रहा है और पेशेंट के हार्ट के आसपास फ्लूइड है, मतलब ब्लड है, जैसे कार क्रैश वाले केस में तो ब्लड होगा, तो हेमीपेरिकार्डियम, दैट मीन्स कि कार्डियक टेम्पोनॉड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो इट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कितना फ्लूइड है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन बीपी का फॉर्म। कई केसेस में जहाँ हार्ट का साइज बिग है वहाँ हो सकता है कि 150 की जगह पे 200 भी। अगर हार्ट का साइज बिग है, मसल ज़्यादा है, कोई आदमी एथलीट है, वेट वेट ट्रेनिंग करता है, उसका हार्ट का साइज भी बिगर है, हाइपरट्रॉफी भी है उसको हार्ट में। आपने देखा होगा एथलीट्स में ना एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट हो जाती है। तो अगर कोई एथलीट है तो वो ज़्यादा फ्लूइड को हैंडल कर पाएगा। एक यंग फीमेल है, उसके हार्ट का साइज भी छोटा है, तो वहाँ पे जल्दी हो जाएगा, 150 से पहले ही हो जाएगा कार्डियक टैम्पोनेट। सो इट इज नॉट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आउटसाइड द हार्ट, इट इज अबाउट फास्ट एक्यूमुलेशन एंड फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर, जिससे टैम्पोनेट का डायग्नोसिस बनाया जाता है। टैम्पोनेट का डायग्नोसिस इज नॉट, उसका कोई वॉल्यूम क्राइटेरिया नहीं है कि इतने से ज्यादा फ्लूइड पे टैम्पोनेट होगा। उसके मैंने रीजंस बताए, हर आदमी के हार्ट का साइज अलग अलग है, बिल्ड अलग अलग है, हार्ट की कंडीशनिंग अलग अलग है। स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट करता है वो ज्यादा बेटर तरीके से रिएक्ट कर लेगा। तो उसने बोला कि भाई फ्लूइड से मत डायग्नोसिस करो, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, बीपी क्रैश कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बीपी क्रैश कर रहा है, वरना बोलेंगे पेरिकार्डियल एफ्यूजन, हेमोपेरिकार्डियम। अगर बीपी क्रैश होना शुरू हो गया, बोलेंगे जी मरीज को कार्डियक टैम्पोनेट स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद में इंटरवेंशंस हैं, जैसे कि अगर वायरल पेरिकार्डिटिस है तो वायरल पेरिकार्डिटिस में तो फिर तो सिर्फ एनसेड्स ही देने होते हैं। अगर किसी पेशेंट को रोमैटिक फीवर है, जैसे बच्चे जो होते हैं उनको रोमैटिक फीवर की वजह से हो जाता है, तो रोमैटिक फीवर ऑटोइम्यून कंडीशन होती है तो उसमें स्टेरॉइड दे रहे होते हैं। अगर टीबी की वजह से हो जाएगा तो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। अगर कैंसर की वजह से होगा तो कीमोथेरेपी दे रहे होंगे। अगर यूरीमिया की वजह से हो रहा होगा तो डायलिसिस कर रहे होंगे। बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ पेरिकार्डिटिस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी जाती है। आई थिंक मुझे लिखने की आगे जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है भाई। एनसेड आप कब दोगे, जब वायरल पेरिकार्डिटिस, जैसे कोविड की वजह से पेरिकार्डिटिस हो गया तो पेन किलर दोगे। लेकिन अगर रोमैटिक फीवर की वजह से, रोमैटिक फीवर तो खैर मैं लिख देता हूँ बाकी बच्चों में है, RF मतलब रोमैटिक फीवर है ना, एनसेड्स हो गया वायरल के लिए, एटीटी हो गया टीबी के लिए। अगर कीमोथेरेपी की नौबत आ रही है मतलब उसको मेलिग्नेंट पेरिकार्डियल एफ्यूजन, वो मेलिग्नेंसी लंग कैंसर हो सकती है, वो ब्रेस्ट कैंसर हो जाती है। कभी भी कैंसर फैल जाता है ना बॉडी में तो कीमोथेरेपी देते हैं।
और हेमोडायलिसिस कब करेंगे? अगर पर्सन को यूरेमिक पेरिकार्डिटिस डेवलप हो रहा है, तो ये बेसिकली कॉज स्पेसिफिक इंटरवेंशंस हैं जो कि पेरिकार्डिटिस के लिए हम शेड्यूल करेंगे। प्लस अगर पेशेंट को साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि अगर उसको ब्रीदिंग ट्रबल ज़्यादा है, तो पॉइंट नंबर 4 पे मैं लिख रहा हूँ, वी माइट डिसाइड टू यूज़ डायूरेटिक्स इन द पेशेंट ऑल्सो। क्योंकि अगर पेशेंट का हार्ट जैसे कॉस्ट ये डायूरेटिक्स का रोल कहाँ पे आएगा, मैं वो मेंशन करता हूँ, उससे आप बेटर समझ पाएंगे। डायूरेटिक्स कहाँ यूज़ करेंगे? दैट वुड बी यूज्ड इन कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस एक डायस्टोल की प्रॉब्लम है, तो वेंट्रिकल्स में ब्लड भर नहीं पाएगा। अगर वेंट्रिकल्स में 130 ml ब्लड नहीं आएगा तो ब्लड जाएगा कहाँ? लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा, पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस के जो मरीज हैं, उनको पल्मोनरी एडीमा हो जाता है। पल्मोनरी एडीमा में टैम्पोनर्ड की बात नहीं कर रहा, एक्यूट पेरिकार्डिटिस में पल्मोनरी एडीमा नहीं होता। पेरिकार्डियल एफ्यूजन में भी नहीं है, टैम्पोनर्ड में भी। टैम्पोनर्ड में तो बीपी क्रैश कर रहा है। पल्मोनरी एडीमा कहाँ होगा? कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस के मरीज में, क्योंकि उसमें वेंट्रिकल में ब्लड 130 ml, भाई आपके मेरे हार्ट में 130 ml बढ़ जाता है। अगर 130 की जगह पे 120 गया तो 10 ml फालतू रह गया ना, तो 10 ml कहाँ बेचारा एट्रिया में एक्यूमुलेट कर देगा। एट्रिया भी लिमिटेड है ना, उसमें कितना ब्लड रहेगा, तो वो लंग्स में कंजेशन होनी शुरू हो जाएगी और पल्मोनरी एडीमा होगी, तो हमें डायूरेटिक्स देने पड़ेंगे। डायूरेटिक्स होंगे तो वो साइड इफेक्ट पूछ सकता है डायूरेटिक्स का, जो कि हाइपोकलीमिया होता है। तो वॉच फॉर हाइपोकलीमिया, वॉच फॉर मसल क्रैम्प्स इन अ पेशेंट। एंड अभी जो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ, वो होगा एक प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, कि कब आपको इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, कब आपने इन्फॉर्म करना है कैजुअलिटी के रेजिडेंट को, इन्फॉर्म प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन। दैट वुड बी कि अगर किसी क्लाइंट में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अनरिकॉर्डेड डिजीजेज ऑफ द पेरिकार्डियम में कभी भी अगर पेशेंट की जो पल्स है वो पल्स गायब होनी शुरू हो जाए और साथ में पर्सन में बीपी जो है वो क्रैश हो जाए, तो हमें हेल्थ केयर को फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ताकि प्रायोरिटी बेसिस पे इस पर्सन में इंटरवेंशन करी जाए। और वो इंटरवेंशन क्या होगी? तो वो अर्जेंट इकोकार्डियोग्राफिक गाइडेड पेरिकार्डियोसेंटेसिस होगी। तो कार्डियक टैम्पोनर के सवाल में मेनली तो यही आपसे पूछेगा कि क्या पैरामीटर आप यूज करके आइडेंटिफिकेशन करोगे। तो वाइटल्स में पल्स गायब हो रही है और बीपी क्रैश कर रहा है, दैट्स द इंडिकेशन फॉर कि जी आप इसकी इकोकार्डियोग्राफिक गाइडेड पेरिकार्डियोसेंटेसिस करवाओ, ताकि आप इस पेशेंट की इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाओ। तो ये जो एस्पेक्ट्स थे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं फॉर डिजीज ऑफ द आउटसाइड द पेरिकार्डियम। और इस डिस्कशन में मैंने आपको ये भी बताया कि आप कब टर्म यूज करते हो कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक जो टर्म यूज होती है जब हार्ट का जो मसल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। कार्डियोजेनिक शॉक आपको कब मिलता है? तो कार्डियोजेनिक शॉक के दो बेस्ट एग्जांपल्स दैट यू गाइस शुड बी नोइंग इज मायोकार्डिटिस। हार्ट का जो मसल वाला लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है, पेरिकार्डियम में नहीं। इस बारी हार्ट के मसल में इन्फ्लेमेशन है, तो पंपिंग एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। या फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है कि हार्ट मसल की डेथ ही हो गई। वो हार्ट मसल की डेथ क्यों हुई? क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी में थ्रोम्बस बन गया था, दैट इज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो ये दो बेसिक एग्जांपल्स हैं जहां पर हम पंप फेलियर पढ़ते हैं। इन पेशेंट्स में भी फ्लूइड्स नहीं देने। डू नॉट गिव फ्लूइड्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में हम क्या यूज करते हैं? तो हम वेजोप्रेसर्स यूज करते हैं। वेजोप्रेसर्स क्या क्या होते हैं? दैट इज डोबुटामीन, उसके सिवा हम यूज करते हैं डोपामीन, उसके साथ में हम यूज करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। सो कार्डियोजेनिक शॉक के दो कारण आपको पता होने चाहिए। प्लस कार्डियोजेनिक शॉक एक ऐसा शॉक है जिसमें सेंट्रल वेनस प्रेशर एलिवेटेड होता है। बाकी जितने भी शॉक्स होते हैं उन सारे के सारे शॉक्स में आप हमेशा पढ़ते हो कि जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है वो लेस है, लेकिन एलिवेटेड सेंटर, क्योंकि हार्ट मसल्स काम ही नहीं कर रहे, तो कंजेशन की वजह से एलिवेटेड सेंट्रल वेनस प्रेशर इज एनकाउंटर्ड इन कार्डियोजेनिक शॉक। बाकी जितने भी शॉक्स हैं सब में सेंट्रल वेनस प्रेशर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, रिलेटिवली लेसर हो जाता है। फिर है हाइपोवोलेमिक शॉक। जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक में हमेशा ही सेंट्रल वेनस प्रेशर लेस होगा। हाइपोवोलेमिक शॉक का बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको बोल सकता हूँ वो है बर्न्स और कॉलरा। दो कभी भी ब्लीडिंग हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग कभी भी होगी, गन शॉट इंजरी है उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें भी हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। तो बेसिकली यही है कि जैसे वो गन शॉट इंजरी तो नहीं लिखेगा, क्योंकि गन शॉट इंजरी से तो आप समझ ही जाओगे ना कि भी बुलेट इंजरी के बाद में पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है तो पर्सन विल डाई, तो वो लिख देगा आयोटिक एनोरिज्म। एब्डोमिनल एओर्टा का जो एनोरिज्म है, जो एब्डोमिनल ए मतलब एब्डोमिनल एओर्टा में जो एनोरिज्म है वो बर्स्ट कर गया। एब्डोमिनल एओर्टा का जो एनोरिज्म है ये बनता क्यों है, ये खुद में ही क्वेश्चन है। एब्डोमिनल एओर्टा का एनोरिज्म बनता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। आज आपने ये सीखा कि एथेरोस्क्लेरोसिस कॉर्नरी आर्टरीज को ब्लॉक करता है।
ब्रेन के ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करके स्ट्रोक करा सकता है, लेकिन अयोर्टा में ये एन्यूरिज्म करा सकता है, जो बर्स्ट किया तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। और हाइपोवोलेमिक शॉक के मैनेजमेंट के लिए आपने करना क्या है, तो यहाँ पर वेज़ोप्रेसर नहीं देंगे, यहाँ पर हम पर्सन को क्रिस्टलॉइड्स देंगे, फ्लूइड्स देंगे। और क्योंकि अगर ब्लड लॉस है, तो ब्लड लॉस वाले केस में मैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को देना चाहूँगा। तो चाहे वो पेशेंट को, या एक और रीज़न लिख देता हूँ चलो, पेप्टिक अल्सर व्हिच इज़ ब्लीडिंग। पेशेंट को ड्यूडेनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, वो ब्लीडिंग हो रही है। तो इन दोनों सर्कमस्टांसेस में मैं पर्सन को एमबीटी, दैट इज़ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहूँगा, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो फिर फ्लूइड से रिप्लेस करने का मतलब नहीं, फिर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। लेकिन हाइपोवोलेमिक शॉक का जो मरीज़ है, उसमें हम मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए फ्लूइड रिससिटेशन और स्लैश ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। लेकिन अगर कार्डियोजेनिक शॉक होता है, तो फिर हम वेज़ोप्रेसर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद में आज हमने पढ़ा कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के 2 इम्पोर्टेंट कारण जो आपको आने चाहिए। एक तो आज आपको पढ़ाया गया, कार्डियक टैम्पोनाड, कि हार्ट के ऊपर प्रेशर है, तो इस प्रेशर की वजह से फिलिंग नहीं हो जाएगी, तो इसलिए कार्डियक टैम्पोनाड। पर एक और कंडीशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इसको मैं रेसिपी में ही कवर करूँगा। इसके बारे में अभी पॉइंट्स बोलूँगा तो खैर थोड़ा फोकस चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए आपने पहले तो याद रखना ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के 2 मेन एग्जांपल, और इसका जो ट्रीटमेंट है, उसमें अगर टैम्पोनार्ड है तो टैम्पोनार्ड के लिए तो हम इकोकार्डियोग्राफिक गाइडेड पेरिकार्डियोसेंटेसिस करवा देंगे कि भई आप फ्लूइड को निकाल दीजिए तो प्रेशर ऑन द हार्ट रिज़ॉल्व हो जाएगा। पर अगर गन शॉट इंजरी के बाद में किसी इंडिविजुअल को टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, तो फिर इस एयर को, जो छाती में, जो चेस्ट में एयर एक्यूमुलेट हो गई है, जो सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा को दबा देती है, यहाँ पर आप आंसर करोगे वी विल बी इंसर्टिंग अ वाइड बोर नीडल। ये इवन सर्जन ने कवर किया हुआ है। न्यूमोथोरैक्स टेंशन, दैट इज जहाँ पे बीपी क्रैश कर जाता है, वहां पे हम वाइड बोर नीडल डालते हैं 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में, मिड एक्सिलरी लाइन में। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट इसमें चेस्ट ट्यूब डाली जाएगी, इंटरकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब, जिसको अगेन 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में डाला जाता है। तो बेसिकली टेंशन न्यूमोथोरैक्स के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि वी विल बी गोइंग हेड विद इंसर्शन ऑफ अ वाइड बोर नीडल in the 5th intercostal space and then the chest tube would be inserted. इसके कॉन्ट्रास्ट में जो सेप्टिक शॉक होता है, वो तो इन्फेक्शन की वजह से होता है। सेप्टिक शॉक जो है, वो तो इन्फेक्शन की वजह से, कि बैक्टीरिया के जो सेल वॉल में कंपोनेंट्स होते हैं, वो बैक्टीरिया के सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, और उनके टॉक्सिन्स की वजह से ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, और ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी तो बीपी क्रैश कर जाएगा। सेप्टिक शॉक में होता क्या है कि जो टॉक्सिन्स है ना, ये टॉक्सिन्स इंड्यूस्ड डैमेज टू द ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे टॉक्सिन इंड्यूस्ड डैमेज टू द ब्लड वेसल है, जिसकी वजह से जो सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस होती है, जो सिस्टमिक वेनस रेजिस्टेंस होती है, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस होती है, वो ड्रॉप कर जाएगी। और इस एसवीआर के कम होने की वजह से, क्योंकि शरीर में ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी। भाई आपका हार्ट काम कर रहा है, वो तो ठीक है यार, है ना। हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी नॉर्मल है, हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटी भी नॉर्मल है, कार्डियक चैम्बर्स में कोई इशू नहीं है, हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स आपके डायलेट करके, ब्लड वेसल्स में पढ़ते हैं ना फिजियोलॉजी में, आर्टीरियोल्स हमारी पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, भाई उनमें आगे कंस्ट्रक्शन होती है, तभी तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और हार्ट को रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करना है। अब क्या, रेजिस्टेंस ही गई। सेप्टिक शॉक इज अ कंडीशन जहां पर देयर विल बी वेजोडाइलेशन, देयर इज अ वेजोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। और क्योंकि ये वेजोडाइलेशन प्रेजेंट है, तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हार्ट एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करता है। अब रेजिस्टेंस चली गई तो बीपी ड्रॉप कर जाएगा। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, तो अगेन यहाँ पर जो मेन रोल है, वो हमारा एंटीबायोटिक्स नहीं बोलेंगे, हमारा मेन रोल होगा वेजोप्रेसर्स का। तो आज आपने ये पढ़ा कि वेजोप्रेसर्स कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। वेजोप्रेसर्स को कार्डियोजेनिक शॉक में भी इस्तेमाल करते हैं, और वेजोप्रेसर्स को हम इवन सेप्टिक शॉक के केस में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो जो सेप्टिक शॉक के मरीज होते हैं, उनमें आप यूजुअली देखोगे कि जो पेरिफ देखिए, मैं फार्मूला लिखता हूँ, इनफैक्ट ब्लड प्रेशर इज अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पीआर मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो पीआर मतलब पर रेक्टल नहीं, पीआर मतलब पर रेक्टल नहीं, पीआर मतलब यहाँ पर पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मैं लिख के देता हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, सर पर रेक्टल बताया आपने, नहीं नहीं पर रेक्टल नहीं बताया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो यार सेप्टिक शॉक में क्या हुआ कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्योंकि कम हो गई, तो कॉम्पेंसेशन के लिए हार्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ जाती है।
और क्योंकि यहाँ पर हार्ट रेट कॉम्पेंसेशन के लिए तेजी से बढ़ती है, तो देयरफॉर कई बार लिखा होता है सेप्टिक शॉक में दैट बिकॉज यहाँ पे हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय मैथमेटिक्स से सिर्फ सोचना, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम को कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। मैंने बोला 3 चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से बीपी होता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जो लाल बक्से में मैंने लिखा, वो मैथमेटिकली तो इंक्रीज़ हो रहा है ना। भई हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ कार्डियक आउटपुट, और वो क्योंकि हार्ट रेट बढ़ रही है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो सवाल में पूछेगा कौन-सा ऐसा शॉक होता है जिसमें हाई कार्डियक आउटपुट होता है? भई नॉर्मली क्या है, ट्रेडिशनली तो मतलब यही लगता है ना कि यार कार्डियक मतलब जब भी हम पढ़ते हैं हार्ट में डैमेज तो लगता है कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सा ऐसा शॉक होता है जिसमें इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट हो सकता है या हाई कार्डियक आउटपुट हो सकता है। तो ये पहली बार पढ़ के बड़ा अजीब लगता है कि यार इंक्रीज कार्डियक आउटपुट में तो मतलब अब शॉक बोलना ही नहीं चाहिए। भाई शॉक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाहर जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है वो डायलेट कर गई। वो शॉक क्यों बोल रहे हैं? पेरिफेरल ब्लड वेसल्स डायलेट कर गई। और पर क्योंकि हार्ट तेजी से दौड़ रहा है, कह रहा है भाई हार्ट कोशिश करेगा ना कि भाई डैमेज हो रहा है यार, मैं थोड़ा बचाने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो कोई तेज जो दौड़ रहा है उसकी जैसे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, जो मैंने रेड बॉक्स में लिखा है ये मैथमेटिकल है कि भाई कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इज सीन इन विच वैरायटी ऑफ शॉक। तो पहली बार पढ़ के लगता है अरे सवाल ही गलत है, क्योंकि शॉक का मतलब तो ये होता है कि यार हमारे माइंड में होता है कार्डियक आउटपुट कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज्ड इन पेशेंट्स ऑफ सेप्टिक शॉक। तो अगेन आपने यहाँ पर सीखा कि दो ऐसे शॉक्स हैं जहां पे बड़ी पेक्यूलियर टर्म्स लिखी हुई हैं। शॉक विद एलिवेटेड सीवीपी कार्डियोजेनिक शॉक, शॉक विद इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। इनफैक्ट मैं इनको यहाँ मेंशन ही कर देता हूँ ताकि आप इनको परमानेंटली रिटेन कर पाएँ। दो ये जो टॉपिक है ये इवन सर्जन ने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एमसीक्यू वाइज यहाँ पर कवर कर रहा हूँ क्योंकि शॉक एक ऐसी चीज़ है जो एग्जामिनर लव्स टू आस्क। वो बोलेगा विच शॉक विल हैव ब्रैडीकार्डिया। अब वो बोलोगे सर आपने तो ये बताया नहीं, कि शॉक में तो टैकीकार्डिया होता है। तो भाई सर्जन ने भी बताया, वहां से सुना होगा ना, कौन से शॉक में ब्रैडीकार्डिया होता है? तो आपका आंसर होगा न्यूरोजेनिक शॉक। अगर स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो जाए, अगर स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो जाए T1 से T4 के बीच में, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो T1 से T4 के फाइबर्स होते हैं ना, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सिम्पैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन देते हैं। आपके मेरे हार्ट को सिम्पैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन कैसे पहुंचती है? वो कैटेकोलामीन्स तो ऑब्वियसली प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो पहुंचती कैसे इंफॉर्मेशन? वो T1 से T4 के थ्रू पहुंचती है टू द हार्ट। अगर ये T1 से T4 के फाइबर डैमेज हो गए, जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो 10 फुट 20 फुट की हाइट पे काम कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था और सेफ्टी केबल लगा नहीं रखा था, गिर गया, कमर केबल गिरा, T1 से T4 में फ्रैक्चर हो गया। तो अगर T1 से T4 की स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया तो सिम्पैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन तो गई। हार्ट में दो इनपुट्स होते हैं, एक वेगस होती है, एक सिम्पैथोमिमेटिक होती है। अगर सिम्पैथोमिमेटिक चली गई तो वेगस अनअपोज्ड है, ब्रैडीकार्डिया करा देगी। तो कौन सा शॉक है जिसमें ब्रैडीकार्डिया होता है? न्यूरोजेनिक शॉक। कौन सा ऐसा शॉक है जिसमें एलिवेटेड सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है? तो आंसर है कार्डियोजेनिक शॉक। और फिर कौन सा वैरायटी ऑफ शॉक ऐसा है जिसमें यू वुड बी हैविंग इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट? आंसर है सेप्टिक शॉक। मैंने रैशनेल के साथ में समझाया है, मैंने लॉजिक के साथ में समझाया है, और प्लस आज आपने सीखा कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा कोई नर्सिंग का एग्जाम नहीं है जिसमें वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक नहीं पूछेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इस ये तो 3 एमसीक्यूज थे। शॉक विद ब्रैडीकार्डिया, शॉक विद एलिवेटेड सीवीपी, शॉक विद इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। लॉजिकली हमने यहाँ पे वर्कआउट किया है। एंड एट द सेम टाइम मैंने ये बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की जो दो वैरायटीज हैं वो हमेशा एग्जाम में आती है। आप चाहे एनक्लेक्स का पेपर देख लो। सर ये तो मैं ऐसे बोलूँगा ना, मैं तो एमबीबीएस बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, तो वो जो पीजी एंट्रेंस के लिए बैठ रहे हैं ना, उनके भी एग्जाम में ये सेम चीज़ आनी है आनी है, क्योंकि ये कॉमन मेडिकल इमरजेंसी है। वो डिस्टिंग्विश नहीं करता सर। वो कहता है भाई मरीज आया, आपको एज अ टीम काम करना है और आप मैनेज करो। ये मतलब चाहे मैं यूएसएमएलई जो मतलब ये मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इन अमेरिका के लिए जो एग्जाम है, मैं उसके लिए भी पढ़ाया हूँ सर। उसमें भी ये सवाल है कि कार्डियक टेम्पोररी में क्या करते हैं वो। ये तो मतलब ऐसे ब्रेड एंड बटर टाइप के एमसीक्यू कि अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो कार्डियक टैम्पोनेट और टेंशन न्यूमोथोरैक्स दो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज हैं जिनका ट्रीटमेंट मतलब ऐसे बोलूंगा, आप नींद से जागे अभी और सडनली आपसे सवाल पूछा गया तो आप अपनी आईज अभी रब कर रहे हैं नींद में और पूछा जाए टेम्पोनेट का इलाज बताओ, आपको आना चाहिए। टेंशन न्यूमोथोरैक्स का आंसर बोलो, वाइड बोर नीडल इन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन फॉलोड बाय इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब। मतलब ये ऐसा है कि आप चाहे भूकंप आ रहा है,
है ना? हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और आप ये आंसर कर पा रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर। तो सर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक ही पूछना है। मैं ऐसे बोलूँगा ये इम्पोर्टेंट वीडियो तो था ही कार्डियक टेम्पोरल के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये जो लास्ट की 2 स्लाइड्स है ना, इनको आप कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, फिर सेप्टिक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, इनको आप इवन जो सर्जिकल कंपोनेंट है सर का, उससे आप कंपैरिज़न में पढ़िएगा एंड उससे आपका जो स्ट्राइक रेट है, इंटीग्रेटेड जब भी पढ़ते हैं, तो हमारा जो स्ट्राइक रेट रहता है, वो हमेशा इम्प्रूव्ड होता है। सो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए गाइस, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप अगर ये सारा डिस्कशन सुन रहे हैं, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मोस्ट लोग छोड़ के जाते हैं या सुपरफिशियली पढ़ के जाते हैं, जबकि एग्जाम में उसमें सवाल फंसते हैं। अगर रैंक स्कोर करना है तो ये बिल्कुल आप सही कर रहे हो, है ना? रैंक 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 मारना है यार, रैंक यंग एज पे ही तो रैंक लेके आना है। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट ना भाई। 3 बार 4 बार अटेम्प्ट दिया तो कई बार होता है, किस्मत खराब होती है और हम नहीं निकाल पाते हैं, दैट्स ओके। बट बेसिक पॉइंट यही है यार कि आपका जो भी अटेम्प्ट है ना, चाहे वो पहला है, दूसरा, तीसरा है, अभी आपने पूरी जान लगा देनी है जितनी तुम्हारे में कैपेसिटी है। इंस्टाग्राम छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब से एग्जाम से पहले आप छुट्टी लेने की कोशिश करो, ताकि आप क्वेश्चंस को फोकस कर सको, आप ये डेटा सुन सको। क्योंकि लास्ट मिनट पे ना होगा यही कि मान लीजिए आपने ड्यूटी करी टिल द वेरी लास्ट, तो आदमी वैसे ही शरीर से यार इतना थक जाता है कि टाइम नहीं मिलता। तो खासकर दिस मैसेज इज फॉर दोज हु आर वर्किंग एंड आर यूजिंग दिस वीडियो लेक्चर्स, कि यार प्लान योर लीव्स इन सच अ फैशन दैट बिफोर द एग्जाम ना यू टेक अ वीक ऑफ, एटलीस्ट अ वीक। मैं तो बोलूँगा 2 महीने की छुट्टी डाल दो। बट पॉइंट इज़ कि जितना भी पॉसिबल है, हर किसी के कंडीशन सेम नहीं होते हैं, कई लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं। तो जितना भी पॉसिबल है ना, आप उसको प्लान करो कि एग्ज़ाम से पहले आपकी जो माइंड है ना, वो स्टेबल होना चाहिए। हम जब जॉब करते हैं तो जॉब का स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है यार कि वो ना फिर माइंड इतना विचलित रहता है कि एग्ज़ाम में ना आदमी का मेंटल इक्विलिब्रियम हिल जाता है। So these are the messages for this video. Keep the pressure on guys and keep on learning, and see you in another video lecture.